मुश्किलें मुश्किलें आ जाए तो क्या करना चाहिए? बताओ, आप में से कोई भी बताइए। मार्क्स कम आ जाए, आवाज बहुत तेज तो नहीं आ रही ना? मुश्किलें आ जाए जीवन में तो हमें क्या करना चाहिए? आप में से कोई भी यहाँ आकर बताइए। और मैं आज आपको यहाँ खड़े होकर बोलना भी सिखाऊंगी। किस किस को सीखना है? माइक से किसे किसे डर लगता है? हाथ उठाओ, किसे डर लगता है? आओ हमारे पास, हम सिखा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। अभी भी सुबह क्वेश्चन जब आचार्य गुरुवर कह रहे थे कि प्रश्न पूछो तो आप थोड़ा डर रहे थे। आप तो क्या डरोगे, जो मैं डरती थी। मैं अपने जीवन की घटना बताती हूँ। हालांकि पास्ट को याद नहीं करना चाहिए। मैं एक स्कूल में जॉब करती थी आज से 24 साल पहले। तो इंग्लिश स्कूल था, कॉन्वेंट था, और वहाँ सिस्टर का हैप्पी बर्थडे था। तो उन्होंने कहा सब टीचरों को यहाँ आकर बोलना है हैप्पी बर्थडे सिस्टर। आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं ऊपर से नीचे तक पसीने में डूब गई थी और मैं रोने लगी थी। इट्स द फियर ऑफ माइक एंड इट इज वेरी नेचुरल। उसके बाद हम घर आए, हमने खुद को एनालाइज किया। हमने कहा जब हम इतना पढ़ लिख गए हैं, हम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, हम अच्छे से अपने ग्रुप्स में डिस्कस कर लेते हैं, हम किताबें लिख लेते हैं, हम कविताएं लिख लेते हैं, हम कहानियां लिख लेते हैं, हमारी कहानियों पर फिल्में बन जाती हैं, तो हम ऐसे कैसे हो गया? उस समय हम इतना कुछ नहीं कर पाते थे। उस डर पर हमने विजय प्राप्त की। सीधा सिद्धांत है, हम आपको बता दें हमने कैसे विजय प्राप्त की। क्योंकि ये माइक का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि मैं जो बोल रहा हूं या जो मैं बोल रही हूं वो कहीं लोग उसको इग्नोर ना कर दें। दूसरी चीज, हम जो नमोस्तु महाराज जी, दो तीन चीजें ऐसी हैं। एक बार बोलो नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु हे मेरे गुरुवर। आपने हमारे लिए इतना सोचा महाराज जी, इसके लिए हम बारंबार आपके चरणों की वंदना करते हैं। आपको जो भी विषय, जैसे सुबह महाराज जी ने कहा, अब आप लोग देखना आपके कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई हो जाएगा। आपको क्या बोलना है? सपोज करो स्कूल में किसी कंपटीशन में आपको बोलना है। अब पहली चीज क्या होनी चाहिए? प्रिपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। हम बोल नहीं सकते यदि हमें उस सब्जेक्ट पर तैयारी नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज है, जैसे गुरुजी ने कहा प्रश्न पूछो, तो अब हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि महाराज जी हम सफल नहीं होते, हम कोई भी काम करते हैं हम उसमें रैंक नहीं ला पाते, या हम जॉब नहीं ढूंढ पाते, या हम इंटरव्यू इंटरव्यू देने आप जब भी जाओगे, पहली चीज है आत्मविश्वास। आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे आप क्वेश्चन की आंसरिंग में रिएक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, शब्दों पर आपको कितना कमांड है, हर शब्द के बीच आप कितना पॉज देते हैं, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो बोलने से पहले कोई अच्छे अच्छे मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि सबको फियर होता है, लेकिन एक बार आप इस पे बोल लिए, आपको नेक्स्ट टाइम बिल्कुल डर नहीं लगेगा। उस दिन मेरे रोने के बाद जब मैं अपने घर गई, उसके बाद ये घटना है 24 साल पहले की। तो उस समय लैंडलाइन फोन चलते थे। मैंने अपने फादर को फोन किया कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ और हमारी इतनी हंसी उड़ गई। उनने कहा कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है और हो सकता है। अगर आप इस चीज को निगेटिव में लेते, आप सोचते अरे आपकी हाइट इतनी ज्यादा है, ये मेरी पर्सनालिटी की एक कमजोरी, आपने सोचा मैं इतनी मोटी हूं, मैं इतनी सांवली हूं, सारी चीजें। अमिताभ बच्चन कभी अपनी हाइट को लेकर परेशान हुए? कभी नहीं हुए, क्योंकि उनमें टैलेंट है। भारती सिंह इतनी मोटी होने के बाद कभी उसको शर्म आई?
अपनी हंसी उड़ाने तैयार हैं। साउथ की सारी एक्ट्रेस सांवली होती हैं, बट दे नेवर वरीड बिकॉज दे हैव टैलेंट। तो यदि हमें बोलना है, आज आप में से सब आचार्य श्री से प्रश्न पूछेंगे विद फुल कॉन्फिडेंस। आपको क्या है, आप भी मेरी पूरी बातें नहीं सुनते, अपन को ये डर होता है ना मैंने चीजें रिपीट कर दी। और स्कूल में जब हम बोलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, मार्क्स कम आ जाएंगे, डिबेट में हम हार जाएंगे। लेकिन यहाँ तो बोलने में आपको ना नंबर मिलने हैं ना आपको कुछ होना है। आपकी जो आइडेंटिटी होती है, जो आपकी व्यक्तित्व की दबी हुई भावनाएं हैं, वो बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत हो जाती हैं। तो इस तरह हमें मंच पर बोलना, बहुत सारी चीजें आप ध्यान में रखोगे, एक बार में ही मंच पर बोलना सीख जाओगे। छोटी छोटी बातें करो, ग्रुप्स में डिस्कस करो, अपनी बात प्रॉपर तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करो कि मम्मी आज हमें सच पर बोलना है। बेस्ट मेथड है, सच पर एक कहानी छोटी सी चुनो और उसको अपने ग्रुप में शेयर करो, पर्यूषण में करो, नाटक में भाग लो। इस तरह आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और ये बोलना हमेशा सार्थक होता है। जो लोग बोल लेते हैं वो हर जगह हावी रहते हैं, क्योंकि अब आपको उनकी बात सुननी है ना। तो आज सब लोग ट्राई करेंगे बोलने का। हाथ उठाओ, कौन कौन ट्राई करेगा। हाँ, सबसे पहले वो करेगी और ये 2 बच्चे बोलेंगे। महाराज जी नमोस्तु, कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति है। जवली देवादिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गण आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। जैन युवा सेमिनार का दूसरा सेशन आचार्य श्री के आते ही शुरू हो जाएगा। उसके पहले कितने बच्चे अपनी किट नहीं लिए अभी? आदिस किट कहाँ है? अपनी जगह पे बैठो। कितने बच्चे आईडी कार्ड नहीं लिए? गले में पहन लें सभी लोग। भैया आईडी कार्ड, प्रांजल अपने बगल वाले से कह दो आईडी कार्ड पहन लो। पीछे से नितिन भैया, प्रदीप भैया और उनके साथ जितने भी हैं श्रीफल लेके आचार्य श्री को एक बार निवेदन करके नीचे ले आएंगे। सारे फैन ऑफ कर दो, जल्दी ऑफ करो फैन। उठाओ संयम, इसको कंधे पे रख के पीछे छोड़ के आओ। उठाओ जल्दी, उठाओ उठाओ, हाथ में उठाओ। उठाओ, कंधे पे रखो, कंधे पे रख, कंधे पे। सुबह जो बताया था आचार्य श्री के आने पर क्या करना है पता है सबको? एक बार ट्रायल दिखाओ। 1 2 1 2। बहुत अच्छे, बस बस बस। अभी इतने कौन से बच्चे हैं जो इसी सेशन में अभी आए हैं? हाथ उठाओ। गर्ल्स में आप लोगों के पास पहुंच गए ना आपका सामान वगैरह, किट, आईडी कार्ड? कुछ ही देर में आचार्य से हमारे बीच में होंगे और इस सेशन के मुख्य वक्ता रितेश जी गाजियाबाद, कैरियर काउंसलर हैं वो। देश विदेश में जहाँ कहीं वो आज की युवा पीढ़ी को काउंसलिंग देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आपके बीच में देख ही रहे होगे आप लोग, सुधा जी चौधरी कितना अच्छा बोलती है ना। किसी को लगता नहीं हमें भी उनके जैसा बोलना चाहिए? किसी के मन में आया ऐसा? आया? हाथ उठाओ किसके मन में आया, अपन बोल के देखा है उसको जल्दी। अरे आप उनसे भी अच्छा बोल सकते हो, पूछ लो सुधा जी से।
वो जिसको खड़ा कर देंगी, जिसको छू लेंगी कि हाँ तुम मेरे से अच्छा बोल सकते हो। बस ये लोग हिम्मत नहीं कर पाते। जिस दिन अपने अंदर के डर को निकाल दोगे ना, तो आपके अंदर से वो टैलेंट बाहर आएगा जो कई बरसों से छुपा हुआ है। बस क्या है, उस टैलेंट पे आपके डर का ढक्कन लगा हुआ है। जैसे वो ढक्कन हटा, ये टैलेंट लबालब आपका बाहर आने लगेगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। क्या करना है, सिर्फ अपने ज्ञान को विकसित करना है। अभी भी मेरा 3 से 4 घंटे पढ़ने पढ़ाने, मेरी 9 बुक्स पब्लिश हो गई हैं। एक इंग्लिश की किताब को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और रिसेंटली एक बुक यहाँ यहीं आचार्य गुरुवर के सानिध्य में, उस किताब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। महाराज जी, मैं बता दूं इनको कि आत्मा, परमात्मा और कर्म, इन सबको मैंने क्वांटम फिजिक्स के साथ, बहुत सारे फिजिक्स के बच्चे होंगे उनको क्वांटम फिजिक्स शायद बीएससी तक नहीं है। मैंने सिर्फ, मेरी क्वालिफिकेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने फिजिक्स 12th तक पढ़ी है। क्वांटम फिजिक्स आज से 30, 35, 40, 45, 50 साल पहले कोई टर्म नहीं था, लेकिन मुझे वो किताब लिखनी थी, गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, तो मैंने क्वांटम फिजिक्स की कोचिंग ली। यू जस्ट कांट इमेजिन। मैंने समझा कि परमाणु का स्वरूप क्या है, और जो फिजिक्स का परमाणु है वो जैन दर्शन के परमाणु से कैसे मिलता जुलता है। एक बार रितेश जी को बुला लेना, रितेश जी का अनाउंसमेंट कर दो आज हाँ। जब तक बोल दो। और आपको पता है, आपकी स्मरण शक्ति को बहुत बहुत पुख्ता बनाने के लिए रितेश जी गाजियाबाद से हमारे बीच हैं। सुबह उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि किस तरह हम चीजों को लगातार 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 फास्ट बोल के दोहराते हुए याद रख सकते हैं। मैं उनको भी सादर आमंत्रित करती हूँ, वे आए और आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में आतिथ्य स्वीकार करें। सिर्फ तालियां बजाओ, बजानी है, लेकिन उनके पीछे ये लॉजिक ढूंढना है कि मैं वहां से आई हूँ, पूरी रात की जर्नी थी, वो गाजियाबाद से आए हैं, नमन भैया दिल्ली से आए हैं। तो हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आप हमारा स्वागत कर दें, माला पहना दें, आप कुछ सीख लें। लाइफ एक बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें सिर्फ लर्निंग, ज्ञान और बस यही चीजें काम में आती हैं। आपकी शालीनता, आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मिक बल, आपका सोचने का तरीका। आप आगे बढ़ो, नहीं तो दूसरा तो आगे बढ़ ही जाएगा। शिखर पर हमेशा एक इंसान रुक सकता है, यदि किसी और को जगह बनानी है वहां, तो पहली चीज है या तो उसे धक्का दे दो। वो हम करते नहीं, क्योंकि हम जैन हैं, हम सिर्फ अपनी लाइन बड़ी करते हैं। और या फिर उससे आगे हो जाओ आप, और उससे आगे होने के लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाहरी दुनिया से, ये ऑनलाइन से हमको ऑफलाइन में आना है। थोड़े दिन अभी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हम पर्यावरण पर डिपेंड है, बाकी सब कुछ ऑनलाइन है। खाना ऑनलाइन, कपड़े ऑनलाइन, एजुकेशन ऑनलाइन। ऑफलाइन रह क्या गया है? डॉक्टर और ऑक्सीजन। डॉक्टर भी अवेलेबल हैं आजकल, बाइयां अवेलेबल हैं। आज हमारी बाई नहीं आई, आपने मैसेज किया, बड़े शहरों में मेट्रोज में वो आ जाती है। तो हम ये सोचें कि हम ये मोबाइल के रेडिएशन की कितने, हम जो इंस्टा पे हम रील देख रहे हैं, चलो क्या होता है, वहां जो बैठे हैं वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आपने एक रील देखी, नेक्स्ट टाइम उसी नेचर की रील आपके सामने आती है। ये कैसे होता है? मान लो मैं कविता सुन रही हूँ, उस पे आपने मेरी कविता सुनी, अगली बार मेरी कविता आपके सामने फिर आएगी। वो डाटा चोरी का काम है, आप जो देख रहे हो वो आपको वही परोस रहे हैं। और फिर आप चैट जीपीटी, एक बार चैट जीपीटी यूज करने में 1 बॉटल बिसलरी का पानी वेस्ट हो जाता है। यदि हम पर्यावरण के लिए थोड़े जागरूक हैं, मिनिमाइजेशन करिए, आप उसको अच्छी चीजों के लिए इस्तेमाल करिए। ये मत करिए कि हम लगे हैं थोड़ी देर, इतनी स्थिति खराब हो गई। पहले YouTube था, 3 मिनट का प्रोग्राम हम देख लेते थे शांति से, अब हम 10 और 12 सेकंड की रील के बाद फटाफट फटाफट फटाफट।
वो जो रेडिएशन निकल रहे हैं उसमें से हमें उसका कोई ख्याल नहीं। यूज करिए उसको। ये सारा सेमिनार आपके ये लगा है, सम पीपुल ड्रीम ऑफ सक्सेस while others wake up in the morning and make it happen। तो आपने सपना देखा है, वो सो के कभी पूरा नहीं होगा। और मोबाइल चलाना सोने जैसा ही है, क्योंकि हमें मजा आता है बहुत। हम देखते जाते हैं क्या ड्रेसेस है उनकी, कौन से गानों पर वो डांस कर रहे हैं, नीता अंबानी ने कौन सी ज्वेलरी पहनी है, उनकी शादी में कितना खर्च हुआ है, फिर उनको क्रिटिसाइज करते हैं लोग। आप देखिए ना कि हम किस तरफ हम जा रहे हैं। इतना पॉजिटिव यूज जिस इंटरनेट और सोशल मीडिया का हम कर सकते हैं, हम इतने लाचार और बेबस हो गए कि वो सोशल मीडिया हमें उन चीजों को यूज नहीं करने देता। पिछले 3 महीने पहले आरजे थी एक लड़की, जम्मू की धड़कन के नाम से, उसका नाम सिमरन था, उसने सुसाइड कर ली। इतना स्ट्रेस होता है ये जो पब्लिक के बीच में फिगर होती हैं कि मेरी अगली रील पर इतने व्यू आएंगे कि नहीं। 2 दिन पहले उसकी रील हुई वायरल, समुद्र के किनारे घूम रही थी, 2 दिन बाद उसने सुसाइड कर ली। क्या इन 2 दिनों में मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि व्यक्ति आत्महत्या पर पहुंच गया? नहीं बढ़ गया। बहुत सारी चीजें अंदर जन्म देती रहती हैं, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप होती है। मैं उतनी अच्छी दिखूंगी या नहीं नेक्स्ट रील में, मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे या नहीं, मेरे फॉलोअर्स कम तो नहीं हो जाएंगे, अगला कंटेंट क्या होगा। तो इतनी पावरफुल लड़की थी वो सिमरन, जम्मू की धड़कन, 25-26 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली, मिलियंस में जिसके फॉलोअर थे। तो हमें ये सब दूसरों को देख के सीख लेना चाहिए कि किसी भी चीज का एक लिमिट में यूज बहुत अच्छा है, उससे अगर हम उस लिमिट को क्रॉस कर गए तो उसका खामियाजा हमें और हमारे माता पिता को। इंदौर में 13 साल के बच्चे ने सुसाइड कर ली, 2600 या 2800 रुपए गेमिंग में वो हार गया, उसे लगा मम्मी को बताएंगे पिटेंगे, 13 साल का बच्चा फांसी पर झूल गया। इट्स अ स्ट्रेंज। 7वीं या 6वीं क्लास का बच्चा इतना एग्रेसिव हो गया कि उसने अपनी जान ले ली। तो ये जो कल्चर है ये कहाँ ले जा रहा है हमें, इसके प्रति एकदम जागरूक होने का समय है ये सेमिनार। इसके बाद धीरे धीरे हम अपने को मॉडिफाई करेंगे, मोबाइल से दूरी बनाएंगे फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड इन अ डे। प्रार्थना। आचार्य गुरुवर के आते ही विधिवत ये कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा। नहीं, अपन को सुधा जी शुरू करना, रितेश जी को बुला लो। रितेश जी को हमें प्रार्थना करना अपन, उसके बाद शुरू करें। प्रार्थना का पेज निकाल लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। आप लोगों को पता है सुबह हमने प्रार्थना करी थी, तो वैसे ही अपन को अभी भी पढ़ना है, प्रार्थना करना है, तो हाथ जोड़ लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के शुरू करते हैं अपन लोग। चलिए, परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की। आए हैं तेरे दर पे हम भावना ये लेके, ज्ञानी बने सभी हम, तुम ज्ञान का पिटारा, जिन धर्म मेरा प्यारा, जिन धर्म मेरा प्यारा, जिन धर्म मेरा प्यारा। तुम दम दमाते सूरज, मैं टिमटिमाता तारा, हे वीतरागी भगवन, देना हमें सहारा, जिन धर्म मेरा प्यारा, जिन धर्म मेरा प्यारा। हिंसा व झूठ चोरी एवं कुशील माया,
ये राग देश परिग्रह इनसे करें किनारा, जिन धर्म मेरा प्यारा। खिल जाए प्रेम कलियां, महका रहे गुलिस्तां, करुणा दया भरा हो जीवन ये मेरा सारा। जिन देव तेरा द्वारा, जिन वाणी ज्ञान धारा, गुरु की महान चर्या, गौरव है ये हमारा। जिन धर्म मेरा प्यारा, गाए जगत ये सारा, गूंजे जहां में नारा। बोलिए अहिंसामयी विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य श्री निश्चय सागर जी महाराज की। सीधे सीधे रितेश जी को बुला लो। रितेश जी गाजियाबाद से हमारे बीच में है, यहाँ पर आ जाएंगे वो। जिन धर्म का मतलब तुम लोग जानते हो क्या होता है? जानते हो? जिन धर्म का मतलब जानते हो क्या होता है? तुम लोग कितने ठंडे हो, फ्रिज में रहते हो क्या? देखो सीधी सीधी याद कर लो। J फॉर जस्टिस, A फॉर अफेक्शन, I फॉर इंटरेक्शन एंड N फॉर नॉवेलिटी। These four things make a Jain person and Jainism. और यूथ की परिभाषा भी सुन लो। यंग, आउटस्टैंडिंग, यूनिक, थिंकफुल, थॉटफुल, ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, है ना? ऐसी परिभाषाएं होती हैं जब हम इन्हें याद रखते हैं। और एक चीज और, सुबह आचार्य श्री कह रहे थे, भैया जी ने भी बोला था कि हम इस भय से कि कोई क्या कहेगा, बहुत सारी गलत चीजों से बच जाते हैं। चाय की होटल, पान के खोखे पर जब हम खड़े होंगे तो अगर हमें ख्याल आ जाए कि कोई क्या कहेगा, अरे ये तो जैन साहब हैं, तो जैन साहब वहां से निकल जाएंगे, है ना? और अगर आपकी संगत ऐसे बच्चों से है जो वेज नॉन वेज, ऐसा होटल जहां दोनों चलते हैं, तो लोग कुछ नहीं, अल्टीमेटली दे अंडरस्टैंड कि आप भी कोई परहेज वाले नहीं हो, आपको कोई करुणा नहीं है, आपको जीव के प्रति दया नहीं है। तो ऐसी संगत कीजिए, ऐसी संगत साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं, तो भी बास सुबास। अच्छी संगति हमारी पर्सनालिटी में बहुत पॉजिटिविटी लाती। हम जैसे बच्चों के साथ अगर 15 दिन आप अच्छे लोगों के साथ रह लेंगे तो आपको वो सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। और बुरे लोगों के साथ, रितेश जी हमारे बीच हैं, विवेकानंद जी का एक स्मरण मुझे आता है कि वो 1 घंटे में 300 या इससे भी ज्यादा पेज की किताब याद कर लेते थे। तो वो क्या स्किल है कि हम चीजों को याद रख पाते हैं। ध्यान, एकाग्रता, और रितेश जी का एक अलग मेथड है। और एक बार जोरदार तालियां रितेश जी के सम्मान के लिए। आइए, हमारे बच्चों को आप भी याद रह जाएं, हम भी याद रह जाएं, ये संघ भी याद रह जाए, ऐसा कुछ कीजिए। मध्य प्रदेश में एक जिला है, जिले का नाम है सागर। वहां की एक तहसील है और तहसील का नाम है खुरई। खुरई में एक गुरुकुल है।
उस गुरुकुल में दो छात्र पढ़ते थे। मान लो एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ऐसा होता है कि इस उम्र में टीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्या कौन इंपॉर्टेंट होता है? फ्रेंड्स, है ना। तो मैं आपको ये कहानी सुनाना चाहता हूं कि कैसे दो दोस्तों की लाइफ अपने अपने दोस्तों की वजह से अलग अलग पहुंची। तो जो पर्सन ए था उसकी दोस्ती हुई वहां के गणित के प्राध्यापक के बेटे के साथ, और उसका भाई पढ़ता था एक इंजीनियरिंग कॉलेज में। जब दोस्ती हुई तो पता चला कि अच्छा इंजीनियरिंग कैसे करते हैं। ये बात है 1990s की, है ना। तो उस समय जानकारी उतनी नहीं थी जितनी आप सबको है। तो बताया कि भाई एक आईआईटी जेई का एग्जाम होता है, एक एमपी में अपना एग्जाम होता है उनके कॉलेजेस के लिए, पीईटी। तो ये बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हो गया। धीरे धीरे इसने तैयारी की, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद एक जॉब मिला, एक महानगर में जॉब मिला। उसको समझ में आया कि इस जॉब में तो मेरी उतनी ग्रोथ नहीं है। उसने जाके एचआर से पूछा कि भाई मेरी ग्रोथ कब होगी। एचआर ने कहा तुम्हारी ग्रोथ तब होगी जब तुम एमबीए करोगे। तो बच्चे ने पूछा एमबीए कहां से करूं? तो उसने कहा जितने अच्छे एमबीए कॉलेज से एमबीए करोगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। आप किसी लोकल प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो हो सकता है उतना भी ना मिले जितना आपको इंजीनियरिंग के बाद मिल रहा है। आप कैट का एग्जाम दोगे, देश के सबसे अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो हो सकता है आपको 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए। तो उस ए छात्र ने कहा और इससे ज्यादा चाहिए तो ने कहा इससे ज्यादा अगर चाहिए तो आपको जीमैट की तैयारी करनी होगी और विश्व के किसी प्रसिद्ध कॉलेज में जाना पड़ेगा। पूछा भाई विश्व का सबसे अच्छा और प्रसिद्ध कॉलेज एमबी के लिए कौन सा है? उन्होंने कहा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। छात्र ए ने बहुत मेहनत की, वो हार्वर्ड पहुंचा। हार्वर्ड पहुंचने के बाद उसने वहां से एमबीए किया, मॉर्गन स्टैनली में जॉब किया। जॉब करने के बाद फिर जब उसका मन भर गया तो फिर उसने काउंसलिंग शुरू की, मोटिवेशनल सेमिनार लेने शुरू किए। ये हुआ ए। उसी स्कूल में दूसरे छात्र का नाम था बी। अब देखो बी के साथ क्या हुआ, जब ए की किसी से दोस्ती हुई तो बी की भी दोस्ती हुई, है ना। बी की कुछ ऐसे छात्रों से दोस्ती हुई जो संपर्क में थे एक दूसरे छात्र के जिसने पढ़ाई की थी कटनी के गुरुकुल से। और ये जो कटनी के गुरुकुल के छात्र थे उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली थी। अब जब छात्र बी उनके संपर्क में आए तो क्या हुआ, धीरे धीरे धर्म की ओर अग्रसर हुए। और जब धर्म की ओर अग्रसर हुए तो ब्रह्मचर्य व्रत लिया, क्षुल्लक जी बने, मुनि बने, आचार्य बने और इस सदी के महानतम आचार्यों में से एक हैं। अब मैं आपको इन दोनों ए और बी का नाम बताता हूं। ए का नाम है रितेश जैन जो आपके सामने खड़ा हुआ है, और बी का नाम है आचार्य विनिश्चय सागर जी मुनिराज। तो मुझे कुछ समय के लिए सही उसी स्कूल में पढ़ने का मौका मिला जहां आचार्य श्री विनिश्चय सागर महाराज जी भी पढ़ते थे, खुरई का गुरुकुल। देखो सिंपल सी बात है, जब आप मोस्टली मुझे लगता है आप में से अधिकतर बच्चे वो हैं जो या तो कॉलेज स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन करने वाले हैं या कर चुके हैं, राइट। तो जब हम स्कूल से कॉलेज में ट्रांजिशन करते हैं तो हमें कुछ बातें हैं जो कोई नहीं बताता, जो मैं आपसे शेयर करता हूं। पहली बात है, जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो अब टीचर इंपॉर्टेंट नहीं होते, किताबें इंपॉर्टेंट नहीं होती, आप समझ रहे हो, सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं होता। और हम जब स्कूल से निकलते हैं तो हमें लगती हैं ये चीजें हैं, है ना। इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ एक ही चीज, और वो होती है आपके साथ के बच्चे, है ना। एज अ पेरेंट आप लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस एज में बच्चे ना टीचर की सुनते ना पेरेंट्स की सुनते किसकी हैं, फ्रेंड्स की। तो एक अच्छे पेरेंट्स का यह दायित्व है कि वो बच्चे को जहां तक हो सके ऐसे कॉलेज में, ऐसे माहौल में भेज दें
जहां आप निश्चिंता से कह सको कि आप अपने फ्रेंड्स की बात सुन लेना, जो वो कहें सो कर लेना। शायद यही कहा होगा आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की मम्मी ने, है ना, कि जो आपके मित्र कहें सो कर लेना, और महाराज जी ने वही किया। कहने का मतलब यहां पर यह है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मां बाप पूरे टाइम टोकते रहें। इनफैक्ट मैं गारंटी से कहता हूं 90% बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो बिल्कुल हूबहू आपके सेंटेंसेस, आपके इमोशंस बता देंगे कि मम्मी अभी आएगी, आके ऐसा हाथ करेगी, ऐसा मुंह बनाएगी और ये शब्द बोलेंगी। बोलो सही बात है ना? तो वो शब्द बार बार बोल के कुछ होने वाला नहीं है, आप उनकी वैल्यू सिर्फ कम ही करने वाले हैं और कुछ नहीं करने वाले, राइट? तो कहने का मतलब ये है, हमें कोशिश ये करनी है कि हमारे बच्चे सही कॉलेजेस में पहुंचे। अब प्रॉब्लम कहां है? आज हम लोग भ्रमित हैं, खासतौर से पेरेंट्स, डिग्री के नाम को लेके। वो इस बात से परेशान हैं कि सर हम इंजीनियरिंग में भेजें, हम एमबीए कराएं, हम बीकॉम कराएं या हम बीबीए कराएं। ये सब नाम हैं, इन सब नामों में कुछ नहीं रखा। मैं आपको हजारों ऐसे इंजीनियर बता दूंगा, हजारों ऐसे एमबीए बता दूंगा, जो जब चपरासी का आवेदन निकलता है तो आवेदन करते हैं। तो अगर इन डिग्री से कुछ होना होता तो उनका हो गया होता, है ना? डिग्री के चक्कर में मत पड़ो। डिग्री के चक्कर में पड़ोगे तो कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज तुम्हारे पापा मम्मी की जेब पर डाका डाल के चला जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो सबसे पहली बात, हर ट्रेड के टॉप 20 कॉलेजेस गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, फुल स्टॉप, है ना? और मुझे पता है कि जब महाराज जी के मन में यह आया होगा कि इस तरह का युवा सम्मेलन कराएं, किसी करियर काउंसलर को बुलाएं, तो समाज ने बोला होगा महाराज जी आप विधान कराओ ना, हम खूब अच्छे से करेंगे, ये कौन सा काम है? और करियर काउंसलिंग तो स्कूल कॉलेजेस को कराने दो, ये हमारा काम थोड़ी है। बिल्कुल सही कहा। अब क्या होता है, अगर आपके इस एरिया में, मुझे नहीं पता कौन से प्राइवेट कॉलेजेस बड़े हैं और यूनिवर्सिटी बड़ी हैं, अगर उन्होंने मुझे बुलाया होता और आप ही बच्चे मेरे सामने बैठे होते तो मेरी भाषा कुछ और होती। फिर क्या मैं ये बोल पाता कि ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस आपके पापा की जेब पर डाका डालने बैठे हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहिए? नहीं बता सकते। इसका मतलब ये जो करियर काउंसलिंग है, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसको कराना चाहिए? एनजीओ को या समाज को। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी कॉलेज उसमें इन्वॉल्व है करियर काउंसलिंग में, अब कोई फायदा नहीं है। आप बात समझ रहे हैं? आपको वो करियर काउंसलिंग फिर भी फ्री मिल रही है, लेकिन पे कौन कर रहा है? कॉलेज। तो करियर काउंसलर को भी किसके गुण गाना पड़ेगा? कॉलेज के। आप समझ रहे हो ना? तो यहां पर मैं निष्पक्ष पूर्वक आपको यह बता सकता हूं कि आप बिल्कुल झंझट में मत पड़ो। और मैं आपको वो बताता हूं कि जब प्रोफेशनल करियर कॉलेज, करियर काउंसलर आपको गलत सलाह देते हैं तो कैसे देते हैं। अब वो प्रोफेशनल करियर काउंसलर कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आता है न्यूज़पेपर, दूसरे नंबर पर आता है मैगजीन्स, तीसरे नंबर पर आता है वेबसाइट्स, और चौथे नंबर पर आते हैं एडमिशन काउंसलर्स। ये चारों क्यों आपको गलत सलाह देते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। एक न्यूज़पेपर और मैगजीन का खर्चा कैसे चलता है? आपको क्या लगता है, जो न्यूज़पेपर आपको 2 रुपए में, 2.5 रुपए में पड़ता है, अगर आप मार्केट में उतना बड़ा कागज खरीदने जाओ तो कितने का आएगा? कम का आएगा, ज्यादा का आएगा? ज्यादा का आएगा। फिर इंक भी लगती होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का भी कॉस्ट होगा। इसका मतलब वो जो न्यूज़पेपर वाला है वो आपको घाटे में न्यूज़पेपर देता है, मैगजीन वाला आपको घाटे में नहीं मैगजीन देता है। फिर उनका रेवेन्यू कहां से आता है? एडवर्टाइजमेंट से। तो जो यूनिवर्सिटी उनको बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट देगी वो उनकी तारीफ करेंगे या गवर्नमेंट कॉलेज की करेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज तो कभी ऐड नहीं देगा, ना न्यूज़पेपर में देगा, ना मैगजीन में देगा, ना किसी को कमीशन देगा, ना किसी की होर्डिंग लगवाएगा, है ना? तो अनफॉर्चुनेटली हम सबको गलत इंफॉर्मेशन मिलती है। और गलत इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? ये प्राइवेट कॉलेज अच्छा है, वो प्राइवेट, और तो और गलत डिग्री मिलती है। आपको कहा जाता है बीबीए अच्छा है बीकॉम से, बीएससी से, बीए से। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? बहुत सारे लोगों ने सुना है। पता है क्यों? सिर्फ एक ही कारण है कि अधिकतर बीबीए होता है प्राइवेट कॉलेज में। अगर मैं तुम्हें चुपचाप बोलना चाहता हूं कि प्राइवेट कॉलेज जाना, वो मेरे नाम से जाना, मेरे थ्रू जाना, मेरा नाम लेके जाना ताकि मुझे कमीशन मिल जाए, है ना? तो मैं कैसे बोलूंगा? बोलूंगा बीबीए करना, बीकॉम मत करना। क्यों? क्योंकि बीकॉम करेगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाएगा, मुझे क्या फायदा? आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये भी बहुत बड़ा एक कार्टेल है जो आपके दिमाग को प्रभावित करता है। मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम है कि सारे खेल में समाज का बहुत सारा बच्चा इस माइंडसेट में रह जाता है कि अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी बहुत हाई नहीं है तो हम लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते।
ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जितने टॉप बच्चे जितने अच्छे पोजीशंस पर पहुंचते हैं लगभग ये सारे के सारे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज के होते हैं। स्कूल तो चलो फिर भी ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है जो अच्छा काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनका कितना सहयोग है आपके ऊपर उठने में, लेकिन कम से कम बुरा काम नहीं करते। लेकिन कॉलेजेस में उल्टा है, मैंने बोला ना, कॉलेज आप जाओगे पता करोगे इतने एकड़ का कैंपस है, इतने अच्छे फैकल्टी हैं, इतना अच्छा सिलेबस है, लेकिन मैंने क्या बताया, ये तीनों काम नहीं आते। तो काम कौन आता है? आपके फ्रेंड्स। अब आप अपने पापा मम्मी से भी पूछोगे, जितने पापा मम्मी यहां बैठे हैं वो भी अगर आप याद करें कि आपको अपने कॉलेज का क्या याद है, तो ना तो आपको टीचर याद है, ना आपको किताबों के नाम याद हैं, ना आपको सिलेबस याद है। अगर कुछ याद है तो वो हैं साथ वाले बच्चे। और अगर आप मोटिवेट हुए किसी को देखकर, आपने कुछ लाइफ में अच्छा किया, अपने दोस्तों को देखकर, सीनियर्स को, जूनियर्स को, साथ वालों को, पीयर ग्रुप कह देते हैं हम आज की भाषा में। तो ये जो पीयर ग्रुप है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे पास 3 तरह के बच्चे आते हैं। पहले लेयर के मेरे पास बच्चे वो आते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में पढ़ते हैं या आईआईटी या आईएम में पढ़ते हैं, जिसको हम A++ कैटेगरी कहते हैं। तो ये कैटेगरी के बच्चे जब भी आते हैं तो वो यही पूछेंगे, सर हम आईआईएम अहमदाबाद की तैयारी करें या हम हार्वर्ड जाने की तैयारी करें या हम यूपीएससी की तैयारी करें। जनरली उनके ये क्वेश्चंस होते हैं। जो मीडियम रेंज वाले बच्चे आते हैं नॉर्मल एवरेज कॉलेजेस के, वो जनरली आके पूछते हैं कि सर हम बैंक पीओ की तैयारी करें या हम एसएससी की तैयारी करें या हम एलआईसी की तैयारी करें या हम मेट्रो की तैयारी करें। जो सी लेवल वाले बच्चे आते हैं, बेकार कॉलेजेस वाले, राइट, वो आके बोलते हैं सर पटवारी बनना ज्यादा इजी है या कांस्टेबल बनना ज्यादा इजी है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये बच्चों की पढ़ने की क्षमता है। अब उसकी भी बात समझो। मेरा एनालिसिस ये कहता है कि यूपीएससी का एग्जाम लगभग 10 लाख बच्चे देते हैं। 10 लाख में से 5 लाख तो एग्जाम ही देने नहीं जाते, उनको पहले ही पता चल जाता है ना। बच्चे 5 लाख, इन 5 लाख में से लगभग 15,000 बच्चों का प्रिलिमिनरी एग्जाम में सिलेक्शन होता है, और लगभग ये 15,000 यूपीएससी नहीं सही, एमपीपीएससी, राजस्थान पीएससी, ये वो कहीं ना कहीं ए ग्रेड ऑफिसर में लग जाते हैं। तो कितने लगे? 5 लाख में से 15,000। परसेंटेज निकाल लिया आप लोगों ने, 3% आ गया, है ना। अब जब आप जाओगे बैंक पी और एसएससी में तो आपको लगेगा 3% से ज्यादा होते होंगे, नहीं होते, आधा परसेंट। रिजल्ट जो है बैंक क्लैरिकल का, बैंक पीओ का, एसएससी क्लैरिकल का और एसएससी सीजीएल का, इन चारों का एवरेज रिजल्ट 0.5%। पटवारी, कांस्टेबल रिजल्ट 0.1%। अब आप समझ रहे हो क्या रहा है आपके दिमाग के साथ? आप लोगों में से जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 0.1% बच्चे जो पटवारी की तैयारी करते हैं वो पटवारी बन पाते हैं, और जो कांस्टेबल की तैयारी करते हैं वो कांस्टेबल बन पाते हैं। जबकि जो लोग हिम्मत कर लेते हैं बैंक पी और एसएससी करने की, वो 0.5% सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो यूपीएससी की हिम्मत कर लेते हैं वो पूरा 3%। तो सबसे इजी इन तीनों में से क्या है? यूपीएससी। लेकिन माइंडसेट इज द प्रॉब्लम। हमारा माइंडसेट क्या है? हमारी क्लास का जो सबसे अच्छा बच्चा है, हमारी सोच उससे ऊपर नहीं जाती। आप समझ रहे हो ना। अगर हमारे कॉलेज में से कभी किसी ने यूपीएससी नहीं किया तो हमें पता है क्या लगता है, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के सिर पर सींग होते होंगे, क्योंकि हमने तो देखे नहीं कैसे होते हैं, है ना। तो हम उनके जैसे कैसे बन सकते हैं? तो जिसके कॉलेज से यूपीएससी में बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मैंने देखा है वहां बहुत सारे बच्चे तैयारी करने लगते हैं और वहां से बहुत सारे सेलेक्ट होने लगते हैं। अभी अभी मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था। एक गांव है जहां की जनसंख्या कुछ 5,000 है, वहां पर अब तक 200 आईएएस हो चुके। 5,000 की जनसंख्या वाले जॉब में, गांव में 200 लोग यूपीएससी की टॉप पोजीशंस पर हैं। कैसे? एक सेलेक्ट हुआ, दूसरे को समझा अच्छा ये इसमें क्या खास है, ये हो सकता है तो मैं भी हो सकता हूं, वो भी सेलेक्ट हो गया। उन 2 को देखा, 4 और सेलेक्ट हो गए। सवाल ये नहीं है कि कोई काम बहुत मुश्किल है या कोई काम बहुत आसान है ना। बोलते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना। अब मुझे नहीं पता आप कौन सा खरबूजा देखने वाले हो। तो आप जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचो जहां के बच्चे कुछ अच्छा करते हैं। कभी भी अननेसेसरी प्राइवेट कॉलेज के झंझट में मत पड़ो। आपके गले में क्वालिफिकेशन डल जाएगी, आपका करियर नहीं बनेगा। सिंपल है। डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? कॉलेज।
आप किस कॉलेज से कर रहे हो, आप बीए कर रहे हो। आपको पता है मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है और उनको 40 लाख रुपए प्रति वर्ष का प्लेसमेंट हुआ है बीए करने के तुरंत बाद। लेकिन फिर वो बीए कहां से किया है? हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या करना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए? कौन बताएगा? अगर हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है तो कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होगा? सीयूईटी। सबको पता है सीयूईटी के बारे में। तो अब सबसे अच्छी बात आज की डेट में क्या है कि हमें यह पता है सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम है जिससे हम देश की 200 से ज्यादा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एक ही एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना एग्जाम देने जाना, ना फॉर्म भरने जाना। जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन आपको यहां से पापा मम्मी के साथ जाना, उसके पहले कहीं नहीं जाना। सीयूईटी के सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस ऑनलाइन जमा होगी, काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। जब आपके हाथ में कॉलेज का नाम आ जाएगा उस दिन और आपकी फीस जमा हो चुकी होगी तभी आपको अपने घर से बाहर निकलना है। राइट? अब ये बताओ 12th के बाद इससे और अच्छा ऑप्शन कौन सा है? एक तो सीयूईटी हो गया, और ऐसा क्या कर सकते हैं हम 12th के बाद? सीए कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? सीएस कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अब देखो जेई और सीएस सीएस एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। कैसे? जेई में अंदर जाने का दरवाजा तो बहुत छोटा है और बाहर निकलने का बहुत बड़ा है ना? तो बहुत मुश्किल से बच्चा अंदर जाएगा और जो अंदर जाएगा वो सारे के सारे बाहर निकलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सीएस सीएस अपोजिट है, अंदर जाने का तो दरवाजा बहुत बड़ा है, बाहर निकलने का छोटा सा है ना? तो अंदर तो सारे चले जाएंगे, बाहर बहुत कम निकलेंगे। यहां कोई शुभम नाम का कोई सीए बैठा था, सुबह महाराज जी बता रहे थे, है ना? तो बहुत कम बच्चे निकलेंगे, है ना? तो जो जाने वाले हैं वो तो बहुत सारे हैं और निकलने वाले कितने हैं? बहुत कम हैं। ये बड़ा खतरनाक काम है। जब तक अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस ना आ जाए और कोई मोहर ना हो कि भैया दिस इज द रीजन, अननेसेसरी परेशान मत होना, वरना शुभम जैसे सीए आपको अंडर में आर्टिकल्स बना के और जिंदगी भर 5,000 रुपए में घिसेंगे। आप सही कह रहे हैं ना? तो ये जो आखिरी के एक पेपर का खेल है ये आपकी लाइफ इधर से उधर कर देगा, है ना? तो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे अच्छी चीजें बहुत कम लोग बताते हैं और बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, इसके पहले एक और बात बताओ, क्या आपने ऐसा कोई कॉलेज सुना है जिसमें बिना साइंस लिए आप बीटेक कर सकते हो? सुना है किसी ने? नहीं? तो लिख लो, खासतौर से वो जिनको अभी करना है, जो ग्रेजुएट अभी नहीं हुए हैं कॉलेज का, या बाकी भाई बहनों को भी बता सकते हो। यूनिवर्सिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज है। जिन लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी का आइडिया है, नॉर्थ कैंपस में है, मिरांडा हाउस के बाजू में है। कॉलेज का नाम है CIC, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। डिग्री का नाम है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। अब इसका इनोवेटिव आइडिया सुनो। यहां पे अगर आपने ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स लिया है तो भी आप जा सकते हो, कॉमर्स विद मैथ्स लिया है तो भी जा सकते हो, और साइंस विद मैथ्स लिया है तब तो जा ही सकते हो। और इन तीनों ही केसेस में आप एक ही क्लास में पढ़ोगे, है ना? आइडिया क्या है? ये आइडिया ये है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में सारे बच्चे फोटोकॉपी होते हैं। मैथ्स अच्छी है तो सबकी अच्छी है, साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो किसी की नहीं है, डिजाइन अच्छी नहीं है तो किसी की नहीं है। एक टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियर खूब मेहनत करता है, 20-20 घंटे काम करता है और सोचता है क्लाइंट तारीफ करेगा, और जैसे ही क्लाइंट प्रोडक्ट देखता है तुरंत बोलता है छी। पूछो क्यों? बोलता ओ माय गॉड, ये पिंक के साथ ब्लू कलर कौन यूज करता है? बच्चे ने क्या देखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया, बहुत शानदार है, कोडिंग भी बहुत शानदार है, एफिशिएंसी बहुत है, जो उसका जो सिक्योरिटी फीचर है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्लाइंट को सबसे पहले क्या दिखा? कलर। अब ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये कौन से इंजीनियर का अच्छा है? किसी का नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये कहना था, ये कॉलेज शुरू हुआ था 2015 में, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पायलट प्रोजेक्ट था, इसलिए 5 साल पहले शुरू किया। इस कॉलेज का एम ये था कि ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जो कोडिंग भी समझें और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझें। इसका मतलब उन बच्चों को साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाए, उनको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाए, उनको अकाउंटेंसी भी पढ़ाई जाए, ताकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से समझ के बाकी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पास कर पाए। ये इस कॉलेज का एम है। ये लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम है,
लिबरल आर्ट्स का मतलब क्या होता है? लिबरल आर्ट्स का ये एक नया कॉन्सेप्ट है। लिबरल आर्ट्स का मतलब है एक ही बच्चे को अलग अलग स्ट्रीम के सब्जेक्ट पढ़ने की आजादी। यानी आप एक सब्जेक्ट, मैंने फिजिक्स ले लिया, एक मैंने हिस्ट्री ले लिया और एक मैंने अकाउंटेंसी ले लिया और मेरा ग्रेजुएशन हो गया। दिस इज कॉल्ड लिबरल आर्ट्स। तो ये इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पर लिबरल आर्ट्स का प्रोग्राम है। फर्स्ट सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में पढ़ते हो। बाकी सेमेस्टर, एक सेमेस्टर आपको भेजा जाता है आईआईटी दिल्ली कोडिंग सीखते हैं, एक सेमेस्टर आपको भेज देंगे हिंदू ह्यूमैनिटीज पढ़ने, एक सेमेस्टर भेज देंगे एसआरसीसी कॉमर्स पढ़ने। सो दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज। इससे भी और अच्छी चीज कौन सी है? ये मैंने वो कॉलेज बताया जहां पर 50 और 60 लाख तक के प्लेसमेंट्स होते हैं। 50 to 60 lakhs is the latest placement figure for these colleges. इससे भी अच्छा कौन सा कॉलेज है? ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसमें मैं 12th के बाद चला जाऊं और मुझे 1 करोड़ का प्लेसमेंट मिल जाए। कोई बताएगा कॉलेज का नाम? 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज 12th के बाद कहां जा सकते हैं अदर देन आईआईटी? IIM इंदौर, आईपी मैट। तो आपको एग्जाम देना होगा आईपी मैट का। ये प्रोग्राम कहलाता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट और इसके एडमिशन टेस्ट का नाम है आईपी मैट। इसके थ्रू आपको मिलेगा IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची। अगर आप एक और एग्जाम दोगे JIP मैट तो IIM जम्मू, IIM बोध गया, IIM अमृतसर और भी बहुत सारे हर साल खुलते जा रहे हैं। पहले 3 साल में अगर आप इंदौर जाते हैं तो आपको डिग्री मिलती है BA इन फाउंडेशन ऑफ मैनेजमेंट। इस 3 साल की डिग्री के बाद आप चाहो तो आप कैट लिख के IIM अहमदाबाद जा सकते हो, आप GMAT लिख के हार्वर्ड जा सकते हो, या आप UPSC दे के कलेक्टर बन सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनमें से कहीं आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप IIM इंदौर से पूरे 5 साल की पढ़ाई करके 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक का भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। अगेन दिस इज फॉर ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड साइंस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहां। इसमें तो मैथ्स का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास 11-12 में मैथ्स नहीं है तो भी आप इसमें जा सकते हैं, लेकिन हो तो अच्छा है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में आती है, राइट। लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपके पास 11th-12th में मैथ्स होनी चाहिए। आप आई होप लिखते जा रहे हो, है ना। जो भी छूट गया हो वो दोबारा भी पूछ सकते हो। अगर कुछ मैंने जल्दी में बोल दिया हो और आप लिखना चाहते हो तो आप दोबारा पूछ लेना, लेकिन लिख लेना ताकि आपके पास बाद में रहे, ठीक है। चलो, तो अब इन सारी की सारी चीजों में, और ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, राइट, इन सभी में जाने के लिए आपको तीसरा ऑप्शन क्या है? एक मैंने आपको बताया CUET, एक मैंने आपको बताया आईपी मैट, और तीसरा क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स अदर देन इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड CA, जिसके बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है, तो हमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। सो आई वांट टू फोकस ऑन समथिंग विच यू ईदर डू नॉट नो और यू डू नॉट नो इन डेप्थ, ठीक है ना। तो और क्या तीसरा है? तीसरा सबसे फेमस है वो है लॉ। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है CLAT, CLAT, है ना। इसका जो सबसे अच्छा कॉलेज है वो है NLS बेंगलोर, सेकंड नंबर का है नालसार हैदराबाद, थर्ड नंबर का है NLU जोधपुर, देन उसके बाद NLU दिल्ली। NLU दिल्ली का अपना अलग एग्जाम होता है AILET, ठीक है। अब जो बच्चे अभी 10th में हैं उनको तो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपको आज से ही इन तीनों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो भी बच्चा आप 10th में हैं उसको कायदे से इन तीनों में से कोई चूज नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम रिमूविंग दो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी जेई या नीट की तैयारी के लिए कोटा चले गए, तो वो तो चले गए, उनको नहीं छेड़ना है। जो बाकी बच्चे बच गए उनको डेफिनेटली ये 3 चीजों की तैयारी करनी चाहिए। एक बात अपने दिमाग में क्लियर कर लो, 12th के परसेंटेज सिर्फ चाची बुआ मामी को बताने के लिए हैं, इसके अलावा उनका और कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं है। उनके बेसिस पर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्राइवेट में मिल जाए, गवर्नमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, समझ गए ना। और प्राइवेट में तो जब पापा पैसे लेके जा रहे हैं तो वो दे ही देंगे कैसे भी, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं इसीलिए आप खुश हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला। खासतौर से पेरेंट्स को मैं बता दूं कि अब आपके 10वीं के मार्क्स 12वीं के मार्क्स बिल्कुल वैसे हैं जैसे 9वीं और 11वीं के, कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं देखने वाला। आपके बच्चे को एडमिशन तभी मिलेगा जब वो या तो CUET में अच्छे मार्क्स लाएगा या आईपी मैट में या क्लैट में। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो 10th में है उसको इन तीनों की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए।
जो 11th में आ चुका है, 11th पूरी होने वाली है ना, मिड में है, वो इन 3 में से 2 छांट सकता है ना। जिसमें मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सीयूईटी तो ले ही लो, क्योंकि सीयूईटी में 5 लाख सीट से, तो ऐसा नहीं होगा कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो आप रह गए, है ना। बाकी दोनों में सीट्स कम है, तो या तो आप क्लैट और सीयूईटी की तैयारी शुरू करो, या आप आईपीमेट एंड सीयूईटी की तैयारी शुरू करो, ठीक है। अगर आपकी 12th में हैं, अब आपके सिर पे 12th आ गई है, तो भी आप इनमें से 2 ले सकते हो, और अगर आप 12th कर चुके हो तो प्रोबेबली आप इनमें से एक चूज कर सकते हो, ताकि आप उस पर कंप्लीटली फोकस करो, है ना। कोई क्वेरी या कोई और कॉलेज रिगार्डिंग दिस, यहां तक किसी को? और पहले हम ग्रेजुएशन की बात करें, फिर हम पीजी पर आते हैं। तो ग्रेजुएशन में कोई और ऐसा कॉलेज है या कोई ऐसी अलग स्ट्रीम है जो आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में डिस्कस करूं या आपको बताऊं? कोई किसी अलग फील्ड में जाना चाहता है, कोई किसी अलग कॉलेज में जाना चाहता है, कोई मेडिसिन में? तो देखो, मेडिसिन में मैं आपको बताऊं, मेरा सजेशन पर्सनल हमेशा ये रहता है कि या तो आप डॉक्टर बन जाओ, एमबीबीएस कर लो, है ना। और जितने बच्चे मैंने अब तक देखे हैं जो मुझसे कभी ना कभी इन्होंने काउंसलिंग ली हो और मैं उनके टच में हूं, जितने भी बच्चों ने एक बार एमबीबीएस का सपना देख लिया और फिर वो मेडिकल की किसी और चीज में चले गए, तो ना तो वो खुश रहते, ना वो ढंग से पढ़ाई करते, और ना वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल होते। आई एम श्योर यू विल एग्री। आप किसी को देख लो, क्योंकि एक बार जब आपने डॉक्टर दिमाग में सोच लिया ना, अब आप वो हेल्थ ऑफिसर बन जाओ, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, क्योंकि हमारी समाज में ना वो सर्विस वाला ना तो जज्बा है, और ना हम परिवारों में सब सर्विस को उतना महत्व देते। तो जब मैं जैन समाज के बाहर जाता हूं तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अलग देता हूं, हमारी समाज में बिल्कुल अलग देता हूं। क्योंकि ये जो डॉक्टर और नर्स के बीच में बाकी सारे जितने जॉब है ना, ये बड़े डिसेप्टिव हैं। इनमें नाम अलग होता है, काम एक ही होता है। आप बात समझ रहे होगे। तो बाकी सारी समाजों में हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आपको नर्सिंग में जाना चाहिए। नर्स का मतलब सिर्फ फीमेल नहीं होता, नर्स मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, और बहुत हाई डिमांड में हैं। इनफैक्ट मैं अभी तक कम से कम हजारों ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जिनको नर्स के रूप में इंडिया के बाहर भिजवा चुका हूं, जिसमें उनका 0 खर्चा हुआ। जिसमें क्योंकि कई देश हैं जैसे जर्मनी, वहां पर नर्सेज की बहुत कमी है, और हमारे यहाँ केरला एक ऐसा राज्य है जिसने बड़ी रेपुटेशन बनाई है पूरी दुनिया में कि जो केरला की नर्सेज होती हैं उनसे अच्छा काम पूरी दुनिया में कोई नहीं करता। तो उनके ना, अच्छा वो लोग केरला तो समझते नहीं, वो उनको इंडियंस कहते हैं। तो इसीलिए इंडियन नर्सेज की इतनी ज्यादा डिमांड है कि जर्मनी तरह के कॉलेजेस बोलते हैं कि अगर कोई वहां पर नर्स बनना चाहता है और वहां जर्मनी में शिफ्ट होना चाहता है, तो बोलते हैं पहले इंडिया में हम आपको जर्मन सिखाएंगे, खर्चा कौन देगा? जर्मनी की सरकार। फिर आपको जर्मनी बुलाएंगे, खर्चा कौन देगा? जर्मनी की सरकार। फिर आपको वहां ट्रेनिंग दिलाएंगे, फिर आपको वहां जॉब पे लगाएंगे। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा वहीं से स्पॉन्सर्ड होता है। तो ये जनरली पूरा मैं आपको वो बता रहा हूं जो मैं अदर देन जैन समाज में बोलता हूं, लेकिन हमारी समाज में जनरली ना इसकी एक्सेप्टेंस है, ना वो सर्विस एटीट्यूड है, और ना हमसे रिलेशन है। तो यहाँ की अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने देख लिया बायो में, मेडिकल में सब कुछ करके, और अगर हमसे नहीं हो रहा है, तो यार एक थोड़ा ऊपर का सोचो ना, नीचे क्या क्या सोचना है भाई। 2 सोचें, या तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं थोड़ा नीचे का बन जाऊं, या दूसरा ये भी तो हो सकता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो कल को मैं डॉक्टर्स को रिक्रूट करूं, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो कल को मैं हॉस्पिटल खोलूं, मैं एक बड़े हॉस्पिटल का सीईओ बनूं, वहां का फाइनेंस संभालूं, वहां की मार्केटिंग संभालूं, वहां का एचआर संभालूं। ये भी तो सोच सकते हो ना आप। तो जितनी एक एवरेज जो बच्चा नीट के बारे में सिर्फ सोच पाता है, आप समझ रहे हो, जो एक सीरियस बच्चा होता है, सेलेक्ट हो या ना हो, उस बच्चे में इतनी ताकत होती है, इतनी ताकत होती है कि वो जनरल कोई भी एग्जाम निकाल सकता है। लेकिन वो पढ़ा रहता है इसी में। एक बार आपको समझ में आ गया कि डॉक्टर वाला आपके लिए नहीं है, तो मेरा सजेशन है कि आप ये पूरी स्ट्रैप छोड़ दो, आप इसको छोड़ के आईपी मेट की तैयारी कर लो, यू विल शाइन। आप इसको छोड़ के इंजीनियरिंग की तैयारी कर लो, अगर पूरे साइंस से ही आपका मन उठ चुका है तो आप सीयूईटी की तैयारी कर लो, आप क्लैट की तैयारी कर लो, आप शाइन करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आदत है ना 8 से 10 घंटे पढ़ने की, वो बेचारे ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वालों की थोड़ी है। तो आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों ने तो कॉमर्स 10 से पढ़ा है या ह्यूमैनिटीज 10 से पढ़ी है, मैंने तो पीसीबी पढ़ा है। कोई बात नहीं यार, तुम जाके 2-4 महीने में इतना पढ़ लोगे जितना उन्होंने इतने साल में नहीं पढ़ा होगा। ये फैक्ट है। तो इसीलिए सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा, और सिर्फ नीट वालों को नहीं, सबके लिए है ये, हमने क्या किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे क्या करना चाहते हैं ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम 16, 17, 18 साल की उम्र में अपने आप को टाइप कास्ट कर लेंगे कि नहीं हम तो ऐसे ही हैं,
हम तो ऐसा ही नहीं कर पाते, तो फिर आपकी लाइफ में पूरी ग्रोथ खत्म हो जाएगी, है ना। आपके सामने महाराज जी बैठे हैं, कभी आप ही की तरह स्टूडेंट रहे होंगे, वो भी सोच लेते नहीं मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो एक टाइम खा के नहीं रह सकता, मैं तो ऐसे बिना कपड़े के नहीं रह सकता, मैं तो ऐसे पैदल नहीं चल सकता। कितना कुछ चेंज किया होगा। तो जब ये इतना कुछ चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देखो, है ना। और बिल्कुल आपको अपने दिमाग पर ये जोर नहीं डालना आपने कुछ अचीव कर लिया तो जो मैंने अचीव कर लिया वो मैं हूं, बिल्कुल गलत है। अरे आप ऐसे 1000 और अचीवमेंट कर सकते हो, उस अचीवमेंट को अपने सिर पर हावी मत होने दो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो सब्जेक्ट का नॉलेज हो, चाहे वो अपने ड्रीम्स हो, है ना। कीप योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल दोज, क्या बोलना चाहिए उसको, जो आपके सिर पर हावी हो चुके हैं, उनको हटा दो, आप उन सारी चीजों को हटा दो, है ना। महाराज जी ने पूछा था ना आपसे कि क्या पूछा था उन्होंने, आपके अंदर क्या है क्वालिटी है, नहीं पूछा था, आपके अंदर योग्यता, तो क्या योग्यता है आपके अंदर। अब महाराज जी अगर पूछ रहे हैं तो महाराज जी को तो ये भी बोल सकते हैं हम कि महाराज जी हमारे अंदर तो ईश्वर बनने की भी योग्यता है, हम पात्रता रखते हैं, है ना, कि आज नहीं तो कल हम ईश्वर बन जाएं। लेकिन योग्यता तो अनंत है, ऐसा कौन सा जीव है इस पूरी सभा में जिसमें अनंत योग्यता अंदर भरी नहीं हुई है, राइट। तो योग्यता पे क्या पड़ा हुआ है, महाराज जी की भाषा में आवरण ही तो पड़ा हुआ है, कहीं बाहर से योग्यता थोड़ी लानी है, मुझे थोड़ी आपको कोई मैथ्स सिखानी है, मैथ्स तो आपके अंदर है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है आपके अंदर मैथ्स नहीं है, जल्दी ईमानदारी से बताओ, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैथ्स कमजोर है। मैं फल बातें करने नहीं आया हूं, यहाँ व्हाइट बोर्ड रखा होगा, यहाँ कहीं ये रखा है, देखो ये आ गया, मैं आपको जो बोलूंगा पढ़ा के दिखा के जाऊंगा यहीं पर विद प्रूफ। जैसे सुबह मेमोरी में आपसे करा के दिखाया था ना, वैसे अभी फिर से करा के दिखाऊंगा मैथ्स में। अब बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मैथ्स कमजोर है। 1 2 3 4 5 6, ये तो आधे हो गए भाई। इधर लड़कों की सबकी अच्छी है, चलो कितने लोगों की मैथ्स अच्छी है, लड़कों में है, लड़कियों में एक या दो है, ठीक है। अब देखो मजे की बात, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मैथ्स कमजोर है, उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है जनरेशन। अब आप पूछोगे इसका जनरेशन से क्या लेना देना है, तो सबसे घर जाके अपनी मम्मी और पापा से पूछ लेना, है ना। वो पूछना स्कूल में वो ऐसी उंगलियां कराते थे, तो बता देंगे हाँ कराते थे, बहुत दर्द होता था, ऊपर से संटियां मारते थे, है ना। पूछोगे क्यों मारते थे, क्योंकि अचानक से पूछ लेते थे बताओ व्हाट इज 17 7 जा, ऐसा ही होता था। मतलब जिस दिन ऐसा लगता था ना, अरे यार आज तो 19 का टेबल याद नहीं है, टीचर यही ना पूछ लें, और जैसे ही जाके बैठते थे टीचर 19 9 से ही पूछते थे, है ना। और नहीं बताओ तो हाथ लाल हो जाते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, इस जनरेशन में टीचर की डंडी तो छीन ली, मम्मियों ने हाथ में डंडी पकड़ी नहीं, तो हुआ क्या, इन बच्चों ने पहाड़े याद नहीं किए, आप समझ रहे हैं। और जब इन लोगों ने, और किसी से भी आप एक से पकड़ के पूछ लेना पहाड़े आते हैं, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, बिल्कुल कर लेते हैं 100%, असत्य नहीं है, बिल्कुल सत्य है। लेकिन होता क्या है, टीचर ने एक क्वेश्चन पढ़ाया, है ना, उसमें बीच में आया 19 7 जा, आप करने बैठ गए, जब तक आपका आंसर आया टीचर अगले क्वेश्चन पे, है ना। आपने कुछ पूछा तो टीचर ने ऐसे आंखें दिखाई कि आप समझ गए हाँ हाँ गुरुजी मेरी मैथ्स कमजोर है। और वो दिन है और आज का दिन है, आप क्या मान के बैठे हो, मेरी मैथ्स कमजोर है। और आपने पता नहीं क्या क्या रट डाला, उसके बाद हिस्ट्री की डेट रट डाली, भूगोल रट डाला। यार जरा से टेबल याद कर लेते तो क्या बिगड़ जाता, आप समझ रहे हो मेरी बात। आप कितने ही कुछ कर लो, बिना मैथ्स के कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल बताऊं, आपके मोहल्ले में ठेले वाले आते हैं, सब्जी वाले, उन्होंने अगर सब्जी के हिसाब किताब में आपको 1 रुपए से ठग लिया और पापा को पता चल गया, तो पापा को कितने रुपए का दुख होगा, 1 रुपए का, या जितनी तुम्हारी एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, है ना। तो भाई तुम्हारा भूगोल अच्छा हो ना हो, इतिहास अच्छा हो ना हो, अगर मैथ्स अच्छी नहीं है तो तुम बिना पढ़े लिखे हो, और इंग्लिश अच्छी नहीं है तो तुम कम पढ़े लिखे हो। तो देखो हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, एक बात बहुत सिंपल सी है, आप कोई दुनिया की पढ़ाई कर लो, जब तक आपकी इंग्लिश और मैथ्स अच्छी नहीं है आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। जितने अलग अलग ट्रेड के लोग बैठे हैं सबसे पूछ लो, आप बैंक का एग्जाम देने जाओगे मैथ्स और इंग्लिश, एसएससी मैथ्स और इंग्लिश,
यूपीएससी, सी सेट, मैथ्स और इंग्लिश, कैट, जी मैट, आप कोई दुनिया का कोई एग्जाम, आप इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ, जो कंपनी आएगी वो आपसे आपका नहीं पूछेगी जो पढ़ाया, क्या पूछेगी? मैथ्स और इंग्लिश। तो अगर मैथ्स और इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार जा सकती है। तो सबसे पहले मुझे लगता है इस साल हुआ है, क्या हुआ है, यूपीएससी में ऐसे ऐसे बच्चे थे जिनके ऑलमोस्ट टॉपर्स थे वो जीएस में, लेकिन सी सेट में उनके मार्क्स 33% से एक नंबर अगर कम रह गया तो उनकी जीएस की कॉपी चेक नहीं हुई। तुम कितने नंबर ले आओ, आप समझ रहे हो, वो अपने अपने विषयों के मास्टर थे। लेकिन अगर आपकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी नहीं है और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके दिमाग में वो गलत चीज और गहरी छपती जा रही है, क्या क्या मेरी मैथ्स कमजोर है हमने लिख रखा है अपने माथे पर, है ना। तो आज मैं इसीलिए आया हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? मैथ्स की। तो अच्छा एक बात बताओ, अगर अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें कुछ बहुत डिफिकल्ट सा पढ़ा दूं और तुम सबको समझ में आ जाए तो मान जाओगे कि तुम्हारी मैथ्स बुरी नहीं है? यस और नो? पक्का? सब तैयार हैं? शुरू किया जाए? चलो तो एक काम करते हैं, एक 2 डिजिट का नंबर अपने मन में सोचो। अगर मोबाइल है तो मोबाइल यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप पेन पेपर पे भी कर सकते हो। 2 डिजिट का नंबर सोचो, मुझे मत बताना। सोच लिया? उसको अपने मोबाइल कैलकुलेटर से 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे अगर आपने 89 सोचा तो आप क्या करोगे मोबाइल पर? 89 मल्टीप्लाइड बाय 89 मल्टीप्लाइड बाय 89, तो ये क्या बन जाएगा? 89 का क्यूब। ये 89 मुझे कोई नहीं बताएगा, क्या बताएगा? क्यूब बताओगे। माइक है ना यहां पर आपके पास? यहां पर सुबह एक माइक था ना भैया, माइक ले लो पीछे से, एक एक्स्ट्रा माइक है चले ना आपके आदर्श। पास, यहां दे देना बच्चों को। जा पीछे से लेके आना। हाँ, आप हाथ ऊपर करो, माइक आ जाए तो आप माइक पे एक अपना क्यूब बोलोगे, समझ गए ना। 2 डिजिट का नंबर कोई नहीं बोलेगा, जो बड़ा बड़ा आया ना 5 या 6 डिजिट का, बस वो बताओगे। ठीक है, पहले लिख के रख लो, जैसे ही माइक आएगा तो उस माइक पर सबको बताना है। 2 डिजिट का नंबर लेना है, 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो 5 या 6 डिजिट का बड़ा सा नंबर आएगा वो आप मुझे बताओगे। ठीक है, अगले 5 मिनट में मैं आपको सिखाऊंगा 10 लाख तक के नंबर्स के क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसका मैं मान लूंगा उसकी मैथ्स कमजोर है, एक और जिसको समझ में आ जाएगा उसको मानना पड़ेगा उसकी मैथ्स अच्छी है। ठीक है, हाँ, आप हाथ जो हाथ ऊपर करेगा उसके पास माइक आता जाएगा, आपस में आगे बढ़ाते जाना। आप अगर 2 हैं तो एक बॉयज में दे दो, एक गर्ल्स में दे दो। हाँ जी बताओ, जो नंबर आया ना 5 या 6 डिजिट का वो बताना है। 13,824. 824, आंसर इज 24। अगला बताओ। 12167. 167, थोड़े बड़े नंबर भी ले सकते हो। 23, थोड़े बड़े लो। 237. ये क्या है? आगे दो, क्यूब निकालना है 2 डिजिट का। 3 क्यूब 1,25,000. 1,25,000। 25,000. ये क्यूब नहीं है बेटा, कुछ गड़बड़ किया आपने, पीछे दे दो। 1728. हाँ, थोड़े बड़े ले लो आप, है ना। 1728 इज 12। थोड़े 90s में लो, 80, इसमें काय की कंजूसी यार। 9,70,299. ये कुछ बात हुई ना, थोड़ा लगा कि बोली लग रही है। 99, 12,167. 12,167 is 23। 3,73,248. 248 is 72। 91,125. 125 is 45। एक और लास्ट, मैं आपको सिखा के जाऊंगा, डोंट वरी। मुझे ये दिखाने का शौक नहीं है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, ये जीत नहीं है ना एज अ पर्सन स्टैंडिंग हियर। मेरी जीत तब है जब यहां बैठे हर बच्चे कर पाए। मेरी क्लासेस में तो जो पीछे पेरेंट्स बैठते हैं ना वो भी बोलते हैं हमने भी कर लिया। हाँ, लास्ट एक और कौन बताने वाला है? 9,41,192. 9,41,192 98। चलो अब देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब के लास्ट डिजिट पता होना चाहिए। तो बताओ 1 क्यूब कितना होता है? 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड्स विद
बस लास्ट डिजिट बताते जाओ। 4 क्यूब एंड्स विद, 5 क्यूब एंड्स विद, 6 क्यूब एंड्स विद, 7 क्यूब एंड्स विद, 8 क्यूब एंड्स विद, 9 क्यूब एंड्स विद एंड 10 क्यूब एंड्स विद 0। वेरी गुड, सारे बच्चे बहुत अच्छे, एक बार ताली बजा दो अपने आप के लिए। वेरी गुड, परफेक्ट। अब देखो ये राइट हैंड साइड में जितने मैंने डिजिट लिखे हैं, क्या इनमें कोई डिजिट रिपीट करता है? इनमें कौन सा डिजिट रिपीट करता है? कोई नहीं करता। इनमें कौन सा ऐसा डिजिट है जो गायब है, आया ही नहीं? 5 तो है ना, ये है। 9 ये है, सारे हैं। इसका मतलब ये 1 to 1 रिलेशनशिप है। समझ गए ना? अब देखो मैंने कैसे फायदा उठाया। आपने एंड में दिया 4, अब मुझे पता है यार 4 तो तभी आएगा जब यहां पे 4 हो, और तो कोई तरीका है नहीं, तो इसलिए मैंने आंसर में 4 लिख दिया। सिंपल है ना? आपने मुझे एंड में दिया 7, अब मुझे पता है 7 तो तभी आएगा जब यहां पे 3 हो, तो मैंने 3 लिख दिया। आपने मुझे दिया 8, 8 कब आता है? 2 की वजह से, तो मैंने 2 लिख दिया। इसी तरह से 9 for 9, 7 for 3, 8 for 2, 5 for 5 एंड 2 for 8। क्लियर है ना? अब आप में से कोई ये भी बोल सकता है कि सर आपको और बहुत सारे बच्चों को तो ये टेबल फटाफट आती, मुझे तो आती नहीं, है ना? तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले मैं इस पूरी टेबल को आपके दिमाग में इंस्टॉल कर देता हूं। ठीक है? उसके लिए ध्यान से देखो। अगर मैंने ये 2 बॉक्सेस बना दिए, बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 2, अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को हटा दूं तो बाकी सब बड़ा आसान है। यस और नो? सबको क्लैरिटी है बॉयज? यस और नो? अगर मैं ये दोनों बॉक्सेस को हटा दूं तो बाकी सब बहुत आसान है, और दोनों बॉक्सेस को याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर फर्स्ट बॉक्स में 2 is for 8, तो सेकंड बॉक्स में 8 is for 2, फर्स्ट बॉक्स में 3 is for 7, तो सेकंड बॉक्स में 7 is for 3। अच्छा, ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर बताएगा जिसके एंड में 2 आता हो? एनी परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग विथ 2 और एंडिंग विथ 3 और एंडिंग विथ 7 और एंडिंग विथ 8। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो 2 या 3 या 7 या 8 से एंड होता हो। जब भी 4 लोग उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कौन होते हैं? 2, 3, 7 और 8। जिस तरह से ये चारों किसी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आते, ये ही चारों इस टेबल में भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं। क्या करते हैं? जहां बाकी सारे डिजिट्स ईमानदारी से सेम डिजिट से एंड होते हैं, ये चारों बेईमान 10 माइनस इटसेल्फ से एंड होते हैं। तो 2 की जगह 10 माइनस 2 8, 3 की जगह 10 माइनस 3 7, 7 की जगह 10 माइनस 7 3 और 8 की जगह 10 माइनस 8 2। अब ये पूरी टेबल याद रहेगी, रिपीट तो नहीं करना किसी को, पक्का? आगे चलें। अब आप पूछोगे कि ये पहला डिजिट कहां से आया, तो मैं एक काम करता हूं, ये सारे पहले डिजिट को मैं हटा ही देता हूं, ताकि जब मैं आपको सिखा दूंगा ना तो मैं आप ही से पूछ के लिखूंगा, ताकि आपको कोई रिवीजन की जरूरत ना पड़े। ठीक है? इसके लिए कुछ थोड़ा सा और हमें आपको बताना पड़ेगा। 10 क्यूब कितना होता है बोलो? 20 क्यूब, 30 क्यूब, 40 क्यूब, 50 क्यूब, 60 क्यूब, 70 क्यूब। वेरी गुड, बच्चे तो होशियार हैं यहाँ के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 80 क्यूब,
90 क्यूब एंड 100 क्यूब। अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं फर्स्ट नंबर इज 13,000 समथिंग? ठीक है ना, पूरा कौन पढ़े यार, 13,000 समथिंग है ना। अब ये जो 13,000 समथिंग है वो इस टेबल में किस रेंज में आता है? किस किस के बीच आएगा, जोर से बोलो। 8,000 से बड़ा है, 27,000 से छोटा है, तो मेरा आंसर 20 और 30 के बीच आएगा। अब बताओ 20 30 के बीच किस नंबर के एंड में 4 आता है? 20 से 30 तक की गिनती गिनो और बताओ 4 कब आया? 24, विच इज द आंसर। ये वाला बताओ, 12,000 समथिंग क्या रेंज है? 20 से 30 है ना, एंड में क्या आएगा? 3, तो आंसर क्या होगा? 23। ये है 1,000 समथिंग, ऑफ कोर्स बिटवीन 10 एंड 20, सो आंसर शुड बी 12। 970,000, इसमें गलती मत कर देना, आखिरी के 3 डिजिट जब छोड़ेंगे तभी 1000 कहलाता है, 2 या 4 नहीं छोड़ सकते, राइट? तो 970,000 क्या रेंज है बोलो? 90 to 100, so answer should be 99. 12,000 something, 20 to 30, answer is 23. 373,000 क्या रेंज आ गई? 373,000, what is the range? 70 to 80, तो आंसर is 72. 91,000, what is the range? 40 to 50, so answer is 45. 941,000 something, 90 to 100, my answer is 99. Looking at the last digit and looking at the range, you can give answer so fast कि सभी को लगे रटा हुआ है। जब मैं आंसर दे रहा था तो आपको क्या लग रहा था? सर ने सारे रटे हुए हैं, सर की मैथ्स बहुत अच्छी है। कुछ नहीं है, 5 मिनट का खेल है ना। 5 मिनट पहले जो मुझे आता था, अब 5 मिनट बाद आपको भी आता है, तो डिफरेंस किसका है? इस 5 मिनट का ही तो है। इसके पीछे क्यों हम अपने आप को टाइप कास्ट करें, मेरी मैथ्स कमजोर है, मुझे ऐसा करियर ऑप्शन बताओ जिसमें मैथ्स की जरूरत ना पड़े, मैं सब कुछ कर सकता हूं बस मैथ्स छोड़ के। ये सब क्यों? हटा दो ना यार दिमाग से। रिपीट करना है किसी के लिए कोई पॉइंट यहां? पक्का? तो एक होमवर्क दे दूं? यस और नो? घबराते क्यों? उसकी तो जान ही निकल गई। हाँ भाई, क्या घबराहट है बोलो। देखो, होमवर्क कुछ खास नहीं है, आपको क्या करना है, ये जो अभी मैंने बताया है इसको अच्छे से पेपर पे नोट करना है। जो नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लो दोबारा, ठीक है? अच्छे से करके घर पे थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, और कल पापा और मम्मी के हाथ में एक एक फोन पकड़ा दो और उनको बोलो 2 डिजिट का नंबर लो, 3 बार मल्टीप्लाई करके मुझे दो और मैं 2 डिजिट का नंबर आपको बताता हूं। अब क्या होगा? आपकी तो अपनी इज्जत बढ़ी जाएगी अपनी नजरों में, पेरेंट्स की भी बढ़ जाएगी। अब पेरेंट्स को भी ये नहीं लगेगा कि बाकी सब चीजें तो अच्छी हैं, बस मैथ्स में कमजोर है। समझ गए ना? क्योंकि छोटी मोटी चीजें हैं। और ये तो मैंने आपको एक चीज बताई, अब आप मुझे बता दो कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपको मैथ्स में मुश्किल लगता है इसके अलावा? बोलो। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपनी लाइफ से हटा दो। मैंने इंजीनियरिंग किया, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैम ने क्वांटम फिजिक्स में किया, इनको भी इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मैम बता दो आप इनको, कोई हमें जरूरत नहीं पड़ी लाइफ में इंटीग्रेशन की, छोड़ दो। इंजीनियरिंग को छोड़ के और एनडीए को छोड़ के किसी भी एग्जाम के सिलेबस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा नहीं है। तो अब आप पूछोगे फिर क्या है? यूपीएससी, जीमैट, कैट, जितने क्लैट, आईपी मैट, सीसैट, इन सभी में सिलेबस है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, ट्रेन्स, बोट्स, बस यही सब तो है। और ये सब हमने कब पढ़ा है? 8th में। अगर हम सिर्फ इतनी मैथ्स में कॉन्फिडेंट हो जाएं तो आज के बाद हम में से किसी को यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ऐसा करियर बता दो जिसमें मैथ्स की जरूरत ना पड़े, है ना? और अंदर की आवाज बता दूं, जब कोई मुझसे पूछता है तो अंदर से आवाज आती है, कुछ नहीं है।
नाथ चलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। हे भगवान हे भगवान नमोस्तु 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 नमोस्तु। रितेश जी। तो मैथ्स में कोई और चैप्टर ऐसा है? मैंने आपको बता दिया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, इनकी 3D ज्योमेट्री, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर इनमें प्रॉब्लम है तो इसका मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग और एनडीए, दो ऐसे करियर ऑप्शन है जिनको आप छोड़ दो। लेकिन इसके अलावा और हजारों करियर सिर्फ इस बात से चले जाते हैं कि आप छोटी सी एक बात बोल देते हो, बस मैथ्स कमजोर है, और इस बस चलते चलते इस बस के चक्कर में 99% करियर खत्म हो जाते हैं। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम? तो अब मुझे बताओ कुछ और मैथ्स में ऐसा है जो आपको डिफिकल्ट लगता है, मुझे अभी बताओ, मैं आपको यहीं पढ़ा के जाऊंगा। हाँ देखो, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बताऊं दो ही प्रॉब्लम है। जब हम बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स हमने खरीदा था, सबने खरीदा था ना, तो उसमें दो प्लास्टिक के टुकड़े आए थे जो आपको आज तक नहीं पता कि आते क्यों हैं। सबको याद है कि नहीं? जब वो स्केल घूम जाता था तो उन्हीं से लाइन खींचते थे हम, क्योंकि वो नहीं घूमते थे, यूज ही नहीं होते थे, तो घूमेंगे कैसे? एक तो था ऐसा थोड़ा लंबा सा, और एक था ऐसा। ये जो लंबा था इसकी साइड का रेशो होता है 1:2:√3, और छोटे वाली का होता है 1:1:√2, है ना? इसके एंगल होते हैं 30, 60 और 90, और इसके एंगल होते हैं 45, 45 और 90। मजे की बात, जैसे मैंने बोला ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर अलजेब्रा हटा दो, ज्यादा जरूरत नहीं है, उसी तरह से जितने एंगल यहां लिखे हैं इनके अलावा सारे दिमाग से हटा दो। अगर कभी, वैसे तो इंजीनियरिंग वालों से भी नहीं पूछते, अगर कभी किसी ने पूछा 10, 25 डिग्री, तो समझ लेना वो या तो गलती से IIT जेईई का पेपर आ गया या एनडीए का आ गया। इन दो एग्जाम के अलावा मुझसे गारंटी ले जाओ और कोई आपसे ऐसे उल्टे सीधे एंगल नहीं पूछेगा। बाकी सारी दुनिया में, बाकी सारे एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ ये दोनों चलते हैं, और सिर्फ आपको ये दोनों ही याद रखने हैं अपने दिमाग में। आप हाइट एंड डिस्टेंस से लेके, ट्रिग्नोमेट्री से लेके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, हिंदी में बोलूं इंग्लिश में? दोनों बोल देता हूं मैं, छोड़ो। लिखते जाना, है ना, नंबर लिखते जाना, बाकी सुनते जाना। आप ले लो 113 मीटर लॉन्ग लेडर, 113 meter long ladder is placed 112 meters away from the foot of the wall. What is the height of the wall? 113 meter long ladder is placed 112 meters away from the foot of the wall. What is the height of the wall? एक 113 मीटर की सीढ़ी जमीन की निचली सतह से 112 मीटर की दूरी पर रखी है, दीवार की ऊंचाई क्या होगी? कौन बताएगा? 113 meter long ladder is placed 112 meters away from the foot of the wall. What is the height of the wall? कोई कैलकुलेटर का यूज मत करना, क्योंकि तुम्हारा जो आंसर आएगा वो बड़ा गंदा सा आएगा, और आंसर सुंदर सा है। आपके आंसर में बहुत सारे डेसिमल आ जाएंगे, है ना, लेकिन जो सही आंसर दोगे उसमें कोई डेसिमल नहीं आएगा। देखो, जितना आप फॉर्मूले से मैथ सीखोगे ना, लाइफ में कभी मैथ्स आपकी हेल्प नहीं करेगी। और वैसे भी प्रैक्टिकली भी मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूले, ये मैथ्स में रटना, ये लाइफ में कभी नहीं काम आता, है ना। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताता हूं। लास्ट वीक में गया, मुझे एक गोडाउन चाहिए था, तो मैंने मकान मालिक से बोला, मैंने कहा कितना रेंट है? उसने कहा 10,000 रुपए महीने। मैंने उसको बहुत तरीके से समझाने की कोशिश की। वेरी गुड, खड़े हो जाओ, नाम बताओ। आदिश, एक बार सब लोग जोरदार ताली बजा दो भाई आदिश के लिए। आदिश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल बीच में देने लगा था। मैंने उसको बोला 9,000 में मान जाओ, नहीं माना। फिर उठते उठते मैंने बोला, मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 लाख रुपए साल ले लेना। बोला ओके। नहीं आई समझ में बात? कितने? दो तीन को ही हंसी आई। फिर से समझा दूं अच्छे से। मैंने उससे पूछा रेंट कितना है? उसने कहा 10,000। मैंने कहा 9,000 में मान जाओ, नहीं माना। और मैंने बोला ठीक है चलो 1 लाख रुपए साल ले लेना, मान गया।
9,000 रुपए महीने के हिसाब से 1 साल का कितना हुआ? 1,08,000। उसमें नहीं माना। मैंने कहा चल ठीक है 1 लाख ले लेना। बोलता है ओके। मजे की बात मैं बताऊं, ऐसा सुबह से शाम तक एक बिजनेसमैन की लाइफ में दिन भर होता है ना? तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे अभी जब मैं यहां बैठा था तो कोई तो बोल रहा था हाँ करियर काउंसलिंग है, मुझे क्या करना, मुझे तो अपना बिजनेस करना है। हाँ, मैंने कहा भाई बिजनेस करना ही तो सबसे बड़ा और अच्छा करियर ऑप्शन है। इस करियर काउंसलिंग का वन ऑफ द मूल उद्देश्य है कि आचार्य श्री का कहना है अननेसेसरी की नौकरी में मत पड़ो, अपना व्यापार करो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि करियर काउंसलिंग का मतलब यह है कि सर आके तुम्हें प्राइवेट नौकरी का ज्ञान देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। हम जैन समाज के बच्चे हैं, हमसे अच्छा कोई बिजनेस नहीं कर सकता और हमें कौन किसकी नौकरी चाहिए? हम तो ऐसे बने कि 10 को और नौकरी पर रख लें, isn't it? लेकिन बिना पढ़े लिखे नहीं, गल्ले पे बैठने वाले को बिजनेसमैन बोलना बंद कर दो। अगर तुम्हारे पिताजी का बिजनेस है और उन्होंने तुम्हें इसलिए बिठा दिया यहां क्योंकि तुम पूरी दुनिया में तुम ही एक उनके हिसाब से ईमानदार व्यक्ति हो, तो तुम उस गल्ले के चौकीदार हो। कल से कोई पूछे क्या करते हो, मतलब चौकीदार हूं। क्यों? क्योंकि तुम करते क्या हो, एक बात बताओ। जैसे ही कोई आता है आपके पापा का व्यापारी, वो एक ही क्वेश्चन पूछता है आपसे आके, क्या पूछेगा? पापा कहां हैं? आप समझ गए ना बात मेरी? तो तुम व्यापार थोड़ी कर रहे हो भाई, तुम चौकीदारी कर रहे हो, है ना? ऐसा नहीं करते और अच्छे पेरेंट्स लोग भी ऐसा नहीं कराते। तो फिर क्या कराना चाहिए? जिस चीज, देखो सिंपल सी बात है यार, अगर हम व्यापारी हैं, हमारा बेटा व्यापार में आ गया और व्यापार 2 गुना हो गया, इसमें कोई खुश होने वाली बात है क्या? अरे लोग भी तो 2 हो गए, इनकम टैक्स की फाइल भी तो 2 हो गई। मजा तो तब है जब 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, तब तो कोई मूंछों पे ताव की बात है कि बेटा आ गया जी, है ना? वो कब होगा वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो जैसे दुनिया चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप ऐसा मान के चल रहे हो तो यह दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है। दुनिया ऐसे नहीं चलेगी। अगर रामू का बेटा रामू और सेठ का बेटा सेठ अब नहीं होगा, सेठ का बेटा नहीं पढ़ा तो रामू बन जाएगा और रामू का बेटा पढ़ गया तो सेठ बन जाएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा मैं बताता हूं। देखो मैंने बहुत एनालिसिस किए हैं, फैमिली बिजनेस पर मेरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो फैमिली बिजनेस में बच्चे को हमेशा ऐसे एंट्री देनी चाहिए जहां पर बच्चा 10 गुना या 100 गुना कर पाए। वो कब कर पाता है वो पूरा फॉर्मूला मैं आपको अभी बता के जाता हूं। जब जब ऐसा हुआ है, आप अपने दिमाग में सोच लेना, आप जिसको भी आप जानते हो दिल्ली से लेकर रामगंज मंडी तक, जो जो आपने सुने हैं कि जिनके बेटों ने 10 गुने कर दिए, लगभग उनका एक ही फंडा है। जिस दिन से बेटा व्यापार में आया उसने अपने डिसीजन लेने शुरू किए। क्योंकि अगर 5 साल तक इस लड़के को आपने दुकान पे बिठा दिया और 5 साल तक हर चीज में सिर्फ यही सुनता रहा कि पापा कब मिलेंगे, पापा कहां गए हैं, पापा से बात करनी है, तो क्या ये 5 साल की इस ट्रेनिंग के बाद लाइफ में कभी खुद से डिसीजन ले पाएगा? आंसर नहीं। जब तक पापा रहेंगे ये पापा से पूछेगा और उसके बाद ये सिर्फ पापा को याद करेगा। ऐसे थोड़ी बिजनेसेस होते हैं। तो हमें क्या करना है अब? लेकिन सवाल ये है कि पापा का एक्सपीरियंस है 25, 30, 35 साल का, तो वो नए बच्चे को हाथ में डिसीजन कैसे दे दें? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये हमने हर साल, हर 10 साल हम दिलाते हैं। कैसे दिलाते हैं? फॉर्मूला बताता हूं आपको। हर पापा के बिजनेस में कोई ना कोई आइडियल बिजनेसमैन होता है जिसकी वो सुबह शाम तारीफ करते हैं। हो सकता है वो सप्लायर हो उनका, हो सकता है वो उनका डीलर हो सकता है वो उनका कॉम्पिटिटर हो, उससे माल खरीदते हो, कोई ना कोई होगा, है ना? उसके यहां जाके अच्छी पोजीशन पर साल या 2 साल नौकरी कराओ। अब जब तुम वापस आओगे ना, लिख के रख लो कागज पे, पापा बिना तुमसे पूछे कभी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेंगे। वो तुम्हारी इज्जत नहीं है, वो उस कंपनी की इज्जत है। आप समझ रहे हो ना? अगर मान लो उनको लगता है कि नहीं धंधा करना तो रिलायंस वाले को आता है और आप 2 साल रिलायंस में काम कराए, तो वो तुमसे हर डिसीजन के पहले ये पूछना चाहते हैं रिलायंस वाला होता तो ऐसे में कैसे डिसीजन लेता, है ना? और जब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे जैसे आप इस डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हो, आप बिजनेस करना सीखते हो। सिर्फ गल्ले पर बैठ जाना, पापा का दे देना कि ले बेटा ये 25,000 रुपए जाके उसको दिया, वो 2 लाख उससे उठा ला, ये बिजनेस नहीं है। ऐसे बिजनेस में मत फंस जाना। पहले ही बता रहा हूं मैं आपको,
वरना आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाओगे जो आज आचार्य ने आपसे पूछा था। क्या पूछा था? आपकी योग्यता क्या है। भूल मत जाना इसको, और इसको कोई छोटा मोटा वाक्य मत समझ लेना। अगर आपने अपनी योग्यता नहीं पहचानी तो आपने 1 लाख का माल 100 रुपए में बेच दिया, है ना। तो 1 लाख का माल 100 रुपए में मत बेचना, चाहे तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। समझ रहे हो बात? अगर तुम 1 लाख रुपए महीने के आदमी हो तो 1,000 रुपए में काम मत करना, चाहे वो दूसरे की दुकान हो, चाहे तुम्हारे पापा की दुकान क्यों ना हो, है ना। पहले अपने पूरे पोटेंशियल को प्राप्त करो, पूरे पोटेंशियल की ठप्पा लगाओ माथे पर, उसके बाद बोलो कि देखो पापा 2 लाख की नौकरी मिल रही है, छोड़ के आपके यहाँ 1 लाख पे आ रहा हूं, है ना। लेकिन डिसीजन मेकिंग देना। बात समझ गए ना? तब तो वो व्यापार है, वरना तो गल्ले पे बैठना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम पहले एक अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करेंगे, अपने आप में इतनी योग्यता लाएंगे कि हम वो पापा जिसकी तारीफ करते नहीं सुनते जिस कंपनी में, वो कंपनी वाला मुझे मेरी शर्तों पे नौकरी देगा, राइट। उस नौकरी का एक्सपीरियंस लेने के बाद जब चलो तो फिर हम इंग्लिश पे शिफ्ट करें। अब बताओ कितने लोगों की इंग्लिश अच्छी है? अब ये क्या हुआ है, तुम लोगों के हाथ वाद हैं कि घर में कहीं लॉकर वॉकर में तो नहीं रख देते तुम्हारे मम्मी पापा सुबह सुबह? हैं? जो भी प्रश्न पूछो कोई हाथ ही ऊपर नहीं उठता महाराज जी इनका। पूछो अच्छी है, नहीं। खराब है, नहीं। अच्छा कितने लोगों की इंग्लिश खराब है? खराब है, चलो अब बताता हूं क्यों खराब है। अब देखो तुम्हें शौक लगेगा लाइफ का। जितने भी बड़े बड़े एग्जाम हैं, जितने भी जहां जहां भी इंग्लिश आती है, बिना इंग्लिश के तो कोई एग्जाम नहीं होता। आज तक किसी भी बड़े एग्जाम में इंग्लिश मीडियम के हिसाब से 5वीं कक्षा से ऊपर का कुछ भी नहीं पूछा गया। हिंदी के हिसाब से 8वीं 9वीं मान लो, है ना। इसके ऊपर का कभी नहीं पूछा जाता। इसका मतलब जब मैंने कहा इंग्लिश अच्छी है या नहीं है, तो हमें कहां तक की देखनी है? 5वीं तक की। तो अब ये बताओ, अभी मैं आपसे पूछना कहां से शुरू करूं, कौन सी क्लास से? जो आप बोलोगे, बोलो भाई क्या नाम है आपका? रुद्र। तो रुद्र कौन सी क्लास से पूछना शुरू करूं? 7th। 7th से? 7th में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा ये तो गलत बंदा है, ये 7th में इसलिए बोल रहा है 7 से पूछो। एक काम करते हैं, कम से कम पहली कक्षा सबने पढ़ी है, तो हम पहली से शुरू करें। मैं बोलूंगा हिंदी, आप बोलना इंग्लिश, चलेगा? बोलो। कुत्ते की टांग, कुर्सी की टांग। गलत है, फिर से सोचो। मैंने पूछा कुर्सी की टांग, कक्षा 5 में सिखाया होगा, कक्षा 1 में सिखाया होगा इंग्लिश मीडियम में, और कक्षा 6 में सिखाया होगा हिंदी मीडियम में। नहीं? ट्राई करेगा कोई? अच्छा चलो ये बताओ, कुर्सी मेरी, तो कुर्सी की टांग किसकी, मेरी या कुर्सी की? कुर्सी की। ले जाओ तो किससे पूछ के ले जाओगे, मुझसे या कुर्सी से? हैं? तुम तो बड़े खतरनाक हो यार। बाहर किसी की कार खड़ी है तो कार से पूछ के टायर ही ले गए हैं। बोले जी हमने तो कार से पूछ लिया था। ऐसे ही करोगे क्या? अरे भाई जब कार मेरी तो कार का टायर भी मेरा, ओनरशिप तो मेरी है, कार की बिलोंगिंगनेस है। हिंदी में एक ही होता है। प्रॉब्लम कहां पर है? हिंदी में एक ही होता है की। तो हमने क्या कहा? कुत्ते की, कुर्सी की। अंग्रेजी में अलग अलग है। एक है ओनरशिप जिसके लिए होता है अपॉस्ट्रोफी, और एक होता है बिलोंगिंगनेस जिसके लिए होता है ऑफ। तो क्या कहेंगे? लेग ऑफ द चेयर। अब कुत्ता मेरा, उसकी टांग किसकी? अरे उसी की भाई, नहीं तो काट खाएगा। तुम बोलोगे नीतीश सर से पूछ के आ गया हूं, तो मानेगा नहीं ना। तो कुत्ते की टांग है तो कुत्ता अपनी टांग का ओनर है, इसीलिए अपॉस्ट्रोफी लगता है। ये आपको क्लास 1 में कैसे सिखाया था? आप छोटे थे, ऐसे एग्जाम्पल तो देते नहीं, है ना। नहीं तो आप घर आके बोलते कि लो इतने सारे पैसे दिए प्राइवेट स्कूल में और सर कुत्ते कुत्ते की बात करते हैं,
गड़बड़ हो जाती ना, तो आपको ऐसे सिखाया था, लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफी लगता है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा सबको? पढ़ाया सबको होगा, है ना? किसी ने धीरे से, किसी ने तेजी से, किसी ने रिवीजन से, किसी ने एक बार, लेकिन सिलेबस में तो था, तो पढ़ाया तो सभी ने होगा। क्लियर है? चलो अब बोलो, अमर अकबर एवं एंथनी की मूवी, इसको इंग्लिश में बोलो। अमर अकबर एवं एंथनी की मूवी। हाथ ऊपर करो, मैं माइक दे देता हूं। कौन बोलेगा? नहीं तो जानबूझ के सब ऐसे बोल रहे गा गा के कि जो भी बोलोगे बोलोगे हाँ मैंने यही बोला था। हाँ बताओ, किसके पास माइक ले जाऊं? हाथ, हाँ बोलो। मूवी ऑफ गलत है। अभी क्या बोला भाई मैंने? अमर अकबर एंथनी लिविंग है, नॉन लिविंग है? लिविंग के साथ क्या लगता है? अपॉस्ट्रोफी। कौन बताएगा? 7th वाला बताएगा, रुद्र बताओ भाई। अकबर अमर अकबर एंथनी, 3 लोग हैं, आप बोलो। अकबर अकबर एंथनी एंड अमर, द मूवी ऑफ। फिर तुम ऑफ पर आ गए यार। ये ऑफ से कुछ रामगंज मंडी का कुछ ज्यादा खेल है क्या? कुछ धना वना आता है क्या ऑफ में? हाँ और बताओ, कौन बताएगा? अमर अकबर एंथनी की मूवी बताओ। अमर अकबर एंड एंथनीज मूवी। क्या नाम है आपका? निजन। अवनी के लिए तालियां बजाओ भाई। चलो अब बोलो, अमर अकबर एवं एंथनी की चप्पलें। अमर अकबर एवं एंथनी की चप्पलें, कौन बोलेगा? हाँ स्लीपर्स ऑफ अमर अकबर एंड एंथनीज। बस स्लीपर तो नॉन लिविंग है ना। माइक दे दो, माइक। ट्राई करेगा? हाँ बोलो बोलो। माइक पहुंचा दो। आदर्श, अमर माइक कहाँ अकबर गया? एंड एंथनी स्लीपर। वो सेट का। गलत हो गया। बता दूं क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया कि इस केस में अमर भी बेचारा बिना चप्पल का, अकबर भी बिना चप्पल का, और सारी चप्पलें एंथनी की, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी किसके साथ लगा है? एंथनी के। तो ये तो आप नहीं कहना चाहते ना, आप तो ये कहना चाहते हो कि अमर की भी चप्पलें हैं और अकबर की भी हैं और एंथनी की भी हैं, है ना? तो फिर कैसे बोलेंगे? बोलो, अमर अकबर एवं एंथनी की चप्पलें। चप्पलें बोला तो तीनों की हुई, ये तो समझ गए ना? हाँ कौन बताएगा? पढ़ाया है तुम्हें कक्षा 2 में, उधर पीछे पीछे भेज देना माइक। आदर्श ऐसे लेके जाओ, ऐसे हाथों हाथ मसाल पास कर रहे हो। देखो इसीलिए मैंने बोलता हूं, आपने अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाया या हिंदी मीडियम में, उसका अंग्रेजी के नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। आप इस उसमें बिल्कुल मत रहो कि किसने 100 रुपए वाले महीने वाले स्कूल में पढ़ाया, किसने 5000 वाले में पढ़ाया। रिजल्ट महाराज जी ने सुबह ही बोल दिया था, रिजल्ट क्या है? 0। आप बोलिए। स्लीपर्स ऑफ अमर अकबर स्लीपर्स एंड ऑफ एंथनी। नहीं लगेगा, क्योंकि अमर अकबर एंथनी लिविंग है। लगेगा तो अपॉस्ट्रोफ है। अमर्स अकबर्स एंड एंथनीज। वेरी गुड, परफेक्ट। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम के लिए तालियां बजा दो भाई। देखो मूवी तीनों की मिला के एक ही थी, इसीलिए एक अपॉस्ट्रोफी से काम चल गया, है ना? लेकिन चप्पलें तीनों की अलग अलग थी, इसीलिए तीनों के लिए अलग अलग अपॉस्ट्रोफी लगे, है ना? तो ये जो ग्रामर की समझ है, ये सिर्फ 5वीं कक्षा तक की ग्रामर अगर आपको अच्छे से आती है तो आपकी अंग्रेजी अच्छी है। आपकी अंग्रेजी में फ्लुएंसी कितनी है उसका कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, मैं आपको बताऊं। क्योंकि क्या है, जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप किसी ऐसे शहर में पहुंच जाओगे जहां ज्यादा लोग आपसे अंग्रेजी में बात करेंगे, तो मुंह पे अंग्रेजी आ जाएगी। सिंपल है ना? क्योंकि नहीं तो आपकी लोग बात समझेंगे नहीं। आप मान लो चेन्नई चले गए, तो चेन्नई में मैं 5 साल रहा, तो चेन्नई में बड़ी परेशानी आ जाती थी।
अब एक बार हमारी श्रीमती जी ने बोला पोहा ले आओ, अब बाकी तो हम इशारा करके समझा लेते थे। अब पोहे को कैसे समझाएं? ये बात है 2000 सन की, तो तब ये मोबाइल चलते नहीं थे, ट्रांसलेटर्स चलते नहीं थे, है ना। मोबाइल होते थे लेकिन वो ये बड़ी स्क्रीन वाले नहीं होते थे, कोई ये ट्रांसलेटर नहीं होता था, तो कैसे समझाएं? तो उनको समझाना पड़ता था, टेक राइस, बॉयल इट, फ्लैट इट। अब वो बोलता था क्या चाहिए भाई, हमारे यहाँ नहीं है। है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हो, आप अंग्रेजी बोलते हो, और वैसे भी अंग्रेजी बोलने का और अंग्रेजी अच्छी होने का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे रामगंज मंडी में इतने सारे रिक्शे वाले घूमते हैं, अच्छी अंग्रेजी अच्छी हिंदी बोलते हैं कि नहीं? तो क्या बोलूं मैं, हिंदी में अच्छे हैं, प्रोफेसर बना दूं उनको? बात समझ गए ना भाई। भाषा का ज्ञान तो भाषा का होता है ना, उसकी ग्रामर का होता है, उसकी वोकेबलरी का होता है, उसके छंदों का होता है। वो फ्लुएंसी से क्या लेना देना है? फ्लुएंसी में तो एक ही चीज याद रखो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे आप सबसे अच्छे से अंग्रेजी में बात कर सकते हो? कौन बताएगा? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिससे आप बड़े अच्छे से अंग्रेजी में बात कर सकते हो? वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा और किसी को बताएगा नहीं कि आप गलत बोलते हो, वो आप खुद से बोल सकते हो। तो आज से नियम ले लो, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है ना, तो आप खुद से बात कभी हिंदी में नहीं करोगे। क्या बातें करते हो आप खुद से? अरे यार चाबी कहां रख दी, बोलते हो ना, तो ये काय से बोलोगे? इंग्लिश से। और बोलते बोलते आपकी आदत पड़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कब आप बाकी लोगों से भी बोलने लगे। सिंपल है। अंग्रेजी बोलना सिर्फ बोलने से ही आता है, ना किसी रैपिडेक्स की बुक से आता है, ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आता है, ना किसी ऐप से आता है। मत टाइम खराब करो। नंबर 1 तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसको इतना ज्यादा भाव भी मत दो। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप खुद से कम इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, और कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके पहले इतना तो देख लो भाई, तुम्हें ग्रामर तो आती हो, कक्षा 1 की तो आती हो। मेरा एम आपकी बुराई करना नहीं है, मेरा एम है आपको आईना दिखाना कि हमें कक्षा 1 की अंग्रेजी आती नहीं है, पापा मुझे कोटा भेज दो, मम्मी मुझे दिल्ली भेज दो, क्यों अंग्रेजी सीखनी है? ऐसा ही होता है ना। अरे भैया कक्षा 1 की अंग्रेजी तो घर पे पढ़ लो, पहाड़े तो घर पे सीख लो। 2 ही चीजें तो है, सब पापा मम्मियों को सिखा दिया अब मैंने, कोई कहीं नहीं भेजने वाला। तीसरा सबसे बड़ा पापा मम्मियों के लिए, मैं सबके पापा मम्मियों से लड़ जाता हूं कि भैया बच्चे का कहीं अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ तो भेज दो, लेकिन यहां पे अंडरलाइन क्या है? अच्छा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज नहीं। इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर किसी का भी किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो तो कभी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अननेसेसरी के प्राइवेट कॉलेज जो आपकी जेब पर डाका डालने बैठे हैं और आपके बच्चों को बिगाड़ने बैठे हैं, वहां पर नहीं भेजना चाहिए। लगभग 99% कोचिंग्स अब सब ऑनलाइन हो चुकी हैं। मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखता हूं, मैं आपको अंदर का डेटा बताता हूं। जब फाइनल रिजल्ट आता है तो जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर 90 बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन आज भी इंडिया में, तो 10 पढ़ते हैं ऑनलाइन, है ना। अब 100 हो गए, 100 में से जब रिजल्ट आता है तो इन 10 में से तो 9 सेलेक्ट होते हैं और बाकी 90 में से 1। ये मैं आपको इस साल का डेटा बता रहा हूं ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पेरेंट्स को आज भी लगता है कि नहीं ऑफलाइन में बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि ऑफलाइन में आपको पता है और ऑनलाइन में ऑनलाइन में आपको पता है, ऑफलाइन में आपको पता नहीं। ऑनलाइन में बच्चे ने 10 मिनट थोड़ी सी वो अपना कंप्यूटर बंद करके इधर उधर चला गया तो आप देख लेते हो। आपका बच्चा कोटा जाके कितने दिन कोचिंग में बैठता भी है आपको पता चलता है? नहीं चलता। इन सब बच्चों को पता है। आप समझ रहे हैं बात? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अननेसेसरी कोचिंग के नाम पर बाहर भेजना बंद करो। सारी अच्छी कोचिंग्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और खूब सारे बच्चे हर साल इन ऑनलाइन कोचिंग से सेलेक्ट होते हैं। जितने ऑफलाइन से होते हैं उससे कई गुना ज्यादा बच्चे ऑनलाइन से सेलेक्ट होते हैं। आज की स्थिति यह है, मैं रहता गाजियाबाद में हूं, मेरा ऑफिस कनॉट प्लेस दिल्ली में है। दिल्ली के 90% बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ते हैं। क्यों? सिर्फ घर से निकल के कोचिंग तक का समय बचाने। और आप अपने बच्चों को यहां से उठा के पता नहीं कहां भेज देते हो, और ऊपर से जहां आप भेज देते हो, क्या आपको पता है वहां सारे बच्चे अच्छे हैं? नहीं। आपने आईआईटी भेजा वो बहुत अलग है, और आपने कोटा भेजा वो बहुत अलग है। क्योंकि आईआईटी जब आप भेजते हो, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं आपसे लड़ूंगा कि भैया भेजो, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया क्यों नहीं भेजते? आप आईआईटी में भेजो, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजो। क्यों? वहां पर छट छट के बच्चे आए हैं।
और लेकिन जब आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पे भेज देते हो, वहां सारा कचरा आया हुआ है। तो कहां आप अपने बच्चों को कचरे के बीच में भेजना चाहते हो? तो मेरा सजेशन बहुत क्लियर है, बोल्ड है, सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, 100% भेजो। अगर किसी के पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, समाज को आगे बढ़ना चाहिए, उस बच्चे को लोन देना चाहिए। हालांकि जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस देना है। जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा हुआ है कि अगर कोई भी बैंक इन बच्चों को लोन देने से मना करता है तो उन बैंक की आप आरबीआई में शिकायत तक कर सकते हो। और कोलेट्रल के नाम पर सरकारी कॉलेज में आपके पिताजी की संपत्ति नहीं जाती, आपकी डिग्री जाती है। जो प्राइवेट कॉलेज में आपके पिताजी की संपत्ति जाती है। अंतर समझ रहे हो? तो सबसे पहली बात, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज की फीस 10,000 रुपए साल से ज्यादा नहीं है। तो हम कहां की बात कर रहे हैं, राइट? तो मैं तो हमेशा कहता हूं, नंबर 1, सरकारी कॉलेज में किसी पेरेंट्स को मना नहीं करना चाहिए, और फिर भी अफोर्डेबिलिटी का इशू है तो समाज को आगे आना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में ना समाज को झंझट में पड़ना चाहिए और ना पेरेंट्स को पैसे ज्यादा खर्च करना चाहिए। और बच्चों की कोचिंग जहां तक हो सके आप ऑनलाइन कराओ। हर तरह की कोचिंग ऑनलाइन अवेलेबल है। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अपना बताता हूं, मैं क्यों पढ़ाई मैंने की। जब मैं पढ़ता था 11th-12th में, तो मुझे कोई लेना देना नहीं था ज्यादा आप किसी और चीज से। मुझे यह था कि मुझे अपने शहर से बाहर जाना है, मुझे बड़ा शहर देखना है ना, मुझे भी अंग्रेजी में बात करनी है ना, सिंपल है। उसका एक ही तरीका था, सेलेक्ट होना। अब आपने कोचिंग के लिए ही बाहर भेज दिया, तो आपने तो सपने खत्म कर दिया। जो बच्चे को बाहर जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब सिर्फ जिद करनी पड़ती है ना। तो बस जो काम हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके करते थे, वो इन्होंने कोचिंग में करने शुरू कर दिए। ये सब गड़बड़ है। तो मुझे सीरियसली लगता है कि इन बच्चों को बाहर जाना चाहिए, इनको भी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन पहले इनको ये दिखाना चाहिए कि वो आजादी के लायक हैं कि नहीं। और इसका तरीका यही है कि ये किसी भी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हों, और होते हैं तो बिल्कुल इनको आजादी भी मिलनी चाहिए और इनको सपोर्ट भी मिलना चाहिए, राइट? कोई भी और आपके दिमाग में समस्या हो, गाइडेंस हो, क्योंकि आचार्य श्री का ऐसा मन में है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए, जहां जहां महाराज जी जाते हैं वहां कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये कहे कि जानकारी के अभाव में, गाइडेंस के अभाव में मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। तो आपको जिस तरह का जो गाइडेंस चाहिए, आपको जिस तरह की जो क्वेरी आपकी हो, वो आप अभी भी पूछ सकते हो और बाद में भी मुझसे पूछ सकते हो। मेरा आप ईमेल आईडी नोट कर लो। मैंने आपको कुछ अच्छे कॉलेजेस बताए थे, खासतौर से आईआईएम और सीयूईटी के बारे में। तो इन दो के लिए मैं आपको एक यूट्यूब का चैनल और एक इंस्टाग्राम का आईडी देता हूं, जो आईएम इंदौर की बच्ची का है। तो जिस पर वो आईएम इंदौर में क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, वो सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी। यूट्यूब के चैनल का नाम है बीइंग गधा। पीछे के बच्चों को दिख नहीं रहा सर? दिख रहा है पीछे तक, या बोर्ड उठवा दे ऊपर। दिख रहा है सभी को, या थोड़ा ऊपर लिखूं या बोर्ड ऊपर करें? आपको नहीं दिख रहा? मैं पढ़ देता हूं, देखो मेरा ईमेल आईडी है ritesh.jain@aaptprep.com। जो आपको मैंने यूट्यूब का चैनल सजेस्ट किया है, ये जो लड़की है, ये जब 11th में थी तो 11th के बच्चों को खासतौर से हिस्ट्री पढ़ाती थी। तो इससे 2 लाख बच्चे पढ़ते थे, क्योंकि ये मजे मजे में सारी चीजें याद करा देती है। इसके बाद ये आईएम इंदौर पहुंच गई, तो ये आईएम इंदौर के बारे में सब कुछ इसमें बताया हुआ है, कैसे तैयारी करना है, क्या वहां पर अच्छा है, कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं। चैनल का नाम है बीइंग गधा, BEING बीइंग, वो बीइंग ह्यूमन वाला बीइंग, और गधा वाला गधा।
ठीक है। और इंस्टाग्राम का आईडी है ARYA__। आपको नीचे का दिख नहीं रहा है या बड़ा बड़ा लिखूं, क्या करना है? पीछे तक दिख नहीं रहा है शायद। हाँ, वो स्क्रीन पे शायद डिस्प्ले हो नहीं पा रहा है शायद ना, कनेक्ट नहीं हो पा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। 4 बजे। ठीक है, कोई और क्वेरी अगर कभी भी हो, है ना, तो आप इन पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ